हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 4th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इसका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो आपका मतलब कि एंड में ही है और साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू आपकी जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स बताऊंगा जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो और मैं इसमें क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको उसका सॉल्यूशन या आंसर कैसे लिखना है। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या बताया गया। वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण पर चर्चा कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सोल्यूशन वही लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग या इस नोट्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बना के दिए हैं या ग्लोबल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है। तो देखो वैश्वीकरण का दो और नाम है। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण या फिर जगतीकरण भी कहते हैं। मतलब कि वैश्वीकरण भूमंडलीयकरण या जगतीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भूमंडल मतलब कि जैसे कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे देश हैं तो उनके मंडलीकरण हो जाता है। मतलब कि सारी की सारी वस्तुएं ना आदान प्रदान किया जा सकता है। विचारों का, वस्तुओं का, पूंजी का या किसी प्रकार का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे, एक देश से दूसरे देश में किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? भूमंडलीकरण। क्योंकि इससे ज़मीन क्या हुई हमारी एक, भारत से वस्तुएं कहाँ जा रही है? अमेरिका, और अमेरिका से भारत, भारत से वस्तुएं कहीं जापान में जा रही है तो जापान से भी कोई ना कोई वस्तु आ रही है, ऐसी चीन वगैरह। तो इस तरह का व्यापार हो रहा है वस्तुओं के बीच में, विचारों के बीच में, ठीक है, और विचारधारा के बीच में कई प्रकार के ना आदान प्रदान हो रहे हैं। वो क्या कहलाता है? अपना वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत और क्या बोला गया? सामान्य तौर पर नॉर्मली अगर बात करें वैश्वीकरण से अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं का ना होना, मतलब कि किसी प्रकार की रुकावट का ना होना, वो क्या है? एक तरीके से वैश्वीकरण। ये एक ऐसी प्रक्रिया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्थानीय या फिर क्षेत्रीय वस्तुओं को, जो वस्तुएं स्थानीय लेवल पर या देश के अंदर बिकती है या बनाई जाती है, उसका विश्व स्तर पर रूपांतरित मतलब कि बदल दिया जाता है। जो वस्तुएं देश के अंदर ही है उसको बाहर पहुंचाया जाता है। मतलब कि जैसे अगर हम किसी भी देश में अगर कोई वस्तु फेमस है तो उसको बाहर भेजा जा सकता है, ठीक है, या फिर बाहर वो व्यापार के लिए उसे भेज दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है? उससे वैश्वीकरण का तरीका भी खुल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई वस्तु हमारी कहाँ गई है? अन्य देश में गई है और वहाँ से भी कोई ना कोई वस्तु यहाँ पर आएगी, ठीक है, जिसको हम खरीदेंगे और वो हमारे को बेचेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया? अपना ये वैश्वीकरण हो गया। तो कोई भी वस्तु जो देश के लेवल पर है या क्षेत्रीय लेवल पर है उसको विश्व भर में पहुंचाना किसी न किसी तरीके से, वो क्या कहलाएगा? अपना वैश्वीकरण। अब देखो आगे क्या बोला गया। यह प्रक्रिया आर्थिक तकनीक, ठीक है, आर्थिक तकनीक, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक जोड़ है। मतलब कि इन सबसे मिलकर क्या बना? ये प्रोसेस बना। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें शामिल होती है। पैसे से रिलेटेड होती है, समाज से रिलेटेड होती है, राजनीति से रिलेटेड, सारी की सारी पावर क्या होती है इसमें जुड़ी हुई होती है वैश्वीकरण के प्रोसेस में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वैश्वीकरण द्वारा अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जा सकता है वैश्वीकरण के द्वारा। मतलब कि अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका के साथ जोड़ा जा सकता है, अमेरिका की और भारत की अर्थव्यवस्था को जापान के साथ, ऐसी कई सारे कंट्रियों के साथ किसी न किसी अर्थव्यवस्था को जोड़ा जा सकता है। किसके थ्रू? वैश्वीकरण के थ्रू। अगला बोला गया है, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा। मतलब अर्थशास्त्री जो होते हैं ना, इकोनॉमिस्ट, उनके द्वारा 1980 से आज तक वैश्वीकरण का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसको एक लंबी सदी के रूप में देखा जा सकता है या फिर ये बहुत ही प्राचीन है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये 20वीं सदी में आया था, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो वैश्वीकरण को लेकर कई बार मतभेद भी हुए हैं और इसके वैश्वीकरण को लेकर जहाँ पर कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में भी है। तो हम देखते हैं वैश्वीकरण पर असहमति और विरोध पर चर्चा। मतलब कि ऐसे कौन कौन से तर्क हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो वैश्वीकरण को विरोध, मतलब कि वैश्वीकरण के जो विरोधी है ना, वो कहते हैं कि वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए या वैश्वीकरण एक गलत अवधारणा है हमारे लिए, या इसको सहमति नहीं मिलनी चाहिए कि वैश्वीकरण किसी भी देश में हो।
तो वैश्वीकरण के विरोधी है, जो कई सारी बातें उन्होंने बोली है। तो देखते हैं सन 1980 के दशक से, ठीक है, 1990 के दशक से वर्तमान तक, ठीक है, मतलब कि 90 से वर्तमान आज तक 2022 तक वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा विवाद वाली घटना रही है। मतलब कि वैश्वीकरण ना ऐसा मुद्दा है जो बार बार चलता रहता है, कहीं ना कहीं इसका विवाद चलता रहता है। कब से? 1990 से 2022 तक। कुछ विरोधियों का कहना है कि 20वीं सदी के कुछ बड़े शासकों ने, 20वीं सदी में जो बड़े बड़े शासक थे, राजा महाराजा थे, जिनको आज भी जाना जाता है, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, मतलब कि अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण के पूंजीकरण का निर्माण किया था। वो मतलब क्या चाहते थे? संपत्ति। वो अपनी सेल्फिशनेस देखते थे और उन्हें वैश्वीकरण मतलब कि दूसरे देशों से संपर्क इसलिए बनाया, वस्तुओं या फिर किसी न किसी चीज़ का आदान प्रदान करके उन्होंने संपर्क इसलिए बनाया ताकि वो क्या कर सके? अपनी सेल्फिशनेस को पूरा कर सके। तो कुछ विरोधी ये कहते हैं कि 20वीं सदी में जो बड़े बड़े शासक महाराजा वगैरह थे, उन्होंने सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए, निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण के पूंजीकरण का निर्माण किया। ठीक है, अगला देखते हैं, वैश्वीकरण के विरोधी संघर्षों को एक स्थायी मंच प्रदान करने का श्रेय विश्व सामाजिक मंच को जाता है। ठीक है, मतलब कि वैश्वीकरण के विरोधी संघर्षों का एक स्थायी मंच होता है, प्रदान करने का श्रेय वो किसको जाता है? विश्व सामाजिक मंच को जाता है। अगली बात बोली गई है, कई बार वैश्वीकरण के प्रति, वैश्वीकरण को लेकर विचार बदलने को भी मिलता है। मतलब कि कुछ लोग जो इसके पक्ष में थे वो भी कई बार क्या हो जाते हैं? विपक्ष में हो जाते हैं, और कुछ लोग जो इसके विपक्ष में थे वो कई बार क्या कर जाते हैं? इसके पक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने विचार वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार 20वीं सदी से वर्तमान तक वैश्वीकरण को असहमति तथा विरोधी प्रकार के लोग भी शामिल है। ठीक है, वैश्वीकरण में मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान पश्चिमी देशों का देखने को मिलता है। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि पश्चिमी देशों को, पश्चिम जो देश होते हैं ना, ठीक है, उनका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। मतलब पश्चिम देश ऐसे देश जो विकसित हो चुके हैं, उनमें से एक अमेरिका भी है। ठीक है, तो इनका क्या है? योगदान वैश्वीकरण में ज़्यादा है। और साथ ही साथ पश्चिमी देशों की वस्तुएं, विचार, पूंजी आदि अन्य देशों में या तो विश्व भर में आदान प्रदान की जाती है या पहुंचाई जाती है। मतलब कि वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा आदान प्रदान वैश्वीकरण के द्वारा पश्चिमी देश करते हैं। ठीक है, और पश्चिमी देश के और से विकसित होते जा रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि पश्चिम सभ्यता वैश्वीकरण के कारण थोपी जा रही है। मतलब कि पश्चिमीकरण, पश्चिम जो सभ्यता है ना, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता वो वैश्वीकरण के कारण ना अन्य देशों पर थोपी जा रही है, ज़बरदस्ती थोपी जा रही है कि हमारी सेवाएं, इनका यूज़ करो। मतलब कि अमेरिका जैसे है, अगर अमेरिका के पास कोई बढ़िया चीज़ है तो भारत उनसे कहता है कि हमारे को चाहिए, लेकिन भारत अब मजबूर है क्योंकि भारत को वो वस्तु क्या चाहिए? चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो वस्तु अमेरिका के पास है, तो भारत चाह कर भी मना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अब वो क्या करेगा? अमेरिका वैश्वीकरण के थ्रू भारत को कोई ना कोई विचार या पूंजी या वस्तु क्या करेगा? प्रदान करेगा या फिर उसको देगा, और भारत को मजबूरन उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो खरीदना पड़ेगा तो वो क्या हो गया? एक तरीके से पश्चिमी सभ्यता ना विकसित तो है ही, तो वो एक तरीके से थोपे जा रही है किस पर? अन्य देशों पर, जिससे पश्चिमी सभ्यता का विकास हो रहा है और अन्य देशों का ह्रास हो रहा है, मतलब कि उनको हानि हो रही है। तो ये क्या है? ऐसे विरोधी के विचार है वैश्वीकरण को लेकर, और इनमें से कुछ मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल सच हैं, तो कुछ मुद्दे इसमें से गलत भी है। तो गाइस, अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम का वर्णन कीजिए। मतलब राजनीतिक आयाम के बारे में हमें बताना है, तो आप जो मैंने पिछली वीडियो में वैश्वीकरण की डेफिनेशन बताई है वो भी लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको राजनीतिक आयाम से पहले राज्य के बारे में भी लिखना है, क्योंकि राजनीति राज्य से संबंधित है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखते हैं अब इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य। राजनीति के बारे में कभी भी डेफिनेशन या फिर कभी भी इसका अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राज्य क्या होता है, क्योंकि राज्य से ही क्या बनती है? राजनीति। तो देखते हैं, राज्य के अधिकारों और कार्यों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य को मतलब कि
क्या किया गया, संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया। एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया अपने अकॉर्डिंग या फिर पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। तो राज्य के अधिकार, जितने भी राज्य के अधिकार है या फिर उसको जो काम करने के अधिकार दिए गए हैं या मना करने के अधिकार दिए गए हैं, और कार्यों को कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, इनको संविधान में एक लिस्ट में रखा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार, और सबसे पहला जो आर्टिकल है वो राज्य से रिलेटेड ही है। ठीक है, राज्य की 4 विशेषताएं हैं, मतलब कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर जो 1 है उसमें राज्य की 4 विशेषता बताई गई है। पहला, एक परिभाषित क्षेत्र, मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जिसको सब जानते हो, वो क्या होगा, राज्य। दूसरी बात, एक स्थायी क्षेत्र, मतलब कि वो बदलना नहीं चाहिए, एक परमानेंट प्लेस होना चाहिए। तीसरा, एक प्रभावी क्षेत्र जिसका कोई ना कोई क्या हो, इम्पैक्ट हो। फोर्थ है अपना अन्य राज्य के साथ संबंध स्थापित करने की एबिलिटी या क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि राज्य वो तभी होगा जब उसको लोग जानते हो और उसका जो क्षेत्र है वो फिक्स हो या फिर बड़ा हो, और साथ ही साथ प्रभावी क्षेत्र हो। ठीक है, उस पर अगर देश में कुछ चल रहा है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। फोर्थ आता है अपना अन्य राज्य के साथ संबंध, मतलब कि उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अन्य राज्य के साथ, खुद जो है राज्य वो दूसरे राज्यों के साथ जो उसके बराबर के है उनके साथ वो क्या बना सके, कॉन्टैक्ट बना सके, इतनी एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, राज्य कहलाएगा। तो ये 4 है जो आर्टिकल नंबर 1 में हमारे को बताया गया है। तो राज्य से रिलेटेड हो गई। अब देखते हैं इसको हम राजनीति या फिर वैश्वीकरण से कैसे रिलेट करेंगे। तो इसके बारे में नीचे दे रखा है, वैश्वीकरण पर 3 स्थितियाँ और राज्य की संप्रभुता में से इसका संबंध। वैश्वीकरण की ना 3 ऐसी स्थिति है, 3 ऐसी कंडीशन है, ठीक है, या सिचुएशन है, और राज्य की संप्रभुता से उसका क्या संबंध है। देखो 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है, या फिर 3 प्रकार की सोच रखने वाले ऐसे विचारक हैं जो वैश्वीकरण के बारे में सोचते हैं, और वो किससे रिलेट करते हैं वैश्वीकरण को, राज्य से। राज्य जो होता है उससे रिलेट करते हैं या देश से रिलेट करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, विपरीत है। देखते हैं इसमें क्या बोला गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरी दुनिया में राज्य की भूमिका और ज़रूरतों पर बहस को जन्म दिया। मतलब कि वैश्वीकरण जब आया तो राज्य तो पहले से ही था, लेकिन वैश्वीकरण जब आया मतलब कि जब लोग क्या करने लग गए, असीमित व्यापार या फिर असीमित वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वैश्वीकरण का जन्म। तो जैसे ही वैश्वीकरण आया तो उसने राज्य की ना भूमिका ही और ज़रूरत जो भी है उसको बदल दिया, और एक बहस का क्या बन गया, वो जरिया। ठीक है, वैश्वीकरण और राज्य के बीच में क्या होने लगी, फिर बहस। अब देखते हैं आगे। इस मुद्दों पर 3 विभिन्न वैचारिक स्कूलों में, जो कि संशयवादी, हाइपर ग्लोबलिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट की स्थिति विपरीत है। मतलब कि ये 3 प्रकार के सोच रखने वाले व्यक्ति है, या व्यक्ति कह रहा हूँ, विचारक हैं, जिसमें कई सारे सदस्य हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि राज्य की शक्ति इसने कमज़ोर कर दी है वैश्वीकरण ने, और कुछ कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया, तो कुछ कहते हैं इसने बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो वैश्वीकरण और राज्य के बीच में जो संबंध है कि राज्य वैश्वीकरण के कारण राज्य की स्थिति कमज़ोर हो गई है या उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ा है, तो इसके बारे में 3 स्थिति रखी गई है। तो वो कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। और तीनों की जो स्थिति है, संशयवादी, हाइपर ग्लोबलिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 है। और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको टॉपिक बनाकर दिया है, वैश्वीकरण पर 3 स्थितियाँ और राज्य की संप्रभुता में इसका संबंध बताइए। तो आपको ऊपर से शुरू करना है, राज्य से। ठीक है, जो अभी पढ़ाया था। तो देखो 3 प्रकार के हो गए, तो इनकी स्थिति आपस में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट। कुछ अच्छा सोचते हैं राज्य के बारे में और वैश्वीकरण के बारे में, तो कुछ बुरा सोचते हैं। तो देखते हैं क्या बताते हैं इसमें। पहला आता है संशयवादी। इनका क्या कहना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया राज्य से क्या संबंध रखती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वास्तव में राज्य की शक्तियाँ और ज़रूरतों में कोई परिवर्तन नहीं किया। मतलब संशयवादी ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ना राज्य में कोई चेंजेस देखने को हमें मिलता ही नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं या फिर जिनका मानना ये है कि राज्य की शक्ति उन्होंने बदल दी है या फिर घटा या बढ़ा दी है, तो वो गलत सोचते हैं। तो इनके अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया राज्य की शक्ति, जो पावर है और ज़रूरत है, उनमें कोई वो चेंजेस ही नहीं किया है। कौन कहता है, ये संशयवादी, जो इसके अंदर लोग आते हैं। ये राज्य को विश्व राजनीति में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं। ठीक है,
जो राज्य है ना उसको विश्व राजनीति में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं। कौन? वैश्वीकरण। मतलब कि वैश्वीकरण ना राज्य की स्थिति को बदलता नहीं है, लेकिन राज्य की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, सम्मान देता है, किसी की बुराई या फिर राज्य को एक तरीके से गलत नहीं ठहराता। और ये प्राथमिक अभिनेता मानते हैं, एक तरीके से अभिनेता मतलब कि हीरो, ये मानते हैं किसको? राज्य को। कहाँ पर? पूरी पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो होती हैं उसमें हीरो मानते हैं किसको? राज्य को। कौन? वैश्वीकरण। ठीक है, अब अगला आता है जो बाहरी संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर क्या होता है उसको तय करता है। मतलब कि वैश्वीकरण ये बोलता है कि राज्य ना बाहरी संबंध के साथ साथ जो उसके राज्य के बाहर कुछ भी हो रहा है और साथ साथ क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है उसको तय करता है और उसका डिसीजन भी सुनाता है। अगर उसके राज्य के अंतर्गत कुछ हो रहा है तो, और अगर बाहर होता है तो वो सलाह भी दे सकता है। कौन? राज्य। ठीक है, तो संशयवादी के अकॉर्डिंग वैश्वीकरण ने किसी प्रकार का कोई चेंजेस राज्य में नहीं किया, ना उसकी पावर बदली, ना उसके राइट्स बदले और ना ही उनकी मांगे या ज़रूरतें है वो बदली, बल्कि ये एक तरीके से राज्य को हीरो मानते हैं पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब देखते हैं आगे सेकंड जो विचारधारक है वो क्या सोचते हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट। ठीक है, ये जो संशयवादी, हाइपर ग्लोबलिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट है, ये तीनों क्या है, इसके अंदर कई सारे सदस्य हैं। तो कुछ ये सोचते हैं कि वैश्वीकरण बहुत बढ़िया है, तो कुछ ये सोचते हैं कि वैश्वीकरण बहुत घटिया है। तो इनके ग्रुप का नाम मान सकते हैं कि ऐसी अगर जो लोग एक जैसी सोच रखते हैं तो उनको संशयवादी, जो लोग हाइपर ग्लोबलिस्ट वाली सोच रखते हैं तो वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप के नाम हो गए एक तरीके से। अब देखते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट क्या सोचता है। इनका मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति और उसके महत्व में गिरावट आई है। ये देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण को ना गलत ठहरा रहे हैं कि राज्य की जो पावर कमज़ोर हुई है या उसकी इम्पोर्टेंस अब गिर गई है, वो सारी की सारी गलती है वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण से जब हम वस्तु का एक्सचेंज या फिर जो सीमा है वो हट चुकी है, तो वो क्या कर रहे हैं, राज्य की शक्ति इससे कमज़ोर हो गई है वैश्वीकरण के कारण। ये कौन मानता है? हाइपर ग्लोबलिस्ट वाली सोच रखने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, राज्य की शक्ति और उसके महत्व में गिरावट आ गई है। सेकंड क्या बोला गया, वैश्वीकरण आर्थिक, ठीक है, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव का एक नया सेट है। मतलब वैश्वीकरण ना ये मानते हैं कि राज्य की शक्ति और महत्व या फिर इम्पोर्टेंस में कमी आई है, लेकिन ये क्या करता है, एक बदलाव करने का नया सेट है। किस किस में? आर्थिक, इकोनॉमिक्स में, सांस्कृतिक, ठीक है, जो ट्रेडिशन वगैरह या फिर खाना पीना है ये सब, इससे रिलेटेड क्या किया इन्होंने, चेंजेस किए हैं वैश्वीकरण ने। तकनीक, ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, हाथों से करते थे काम, अब मशीन आई है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। मशीनें मतलब कि जो मशीनें यूएसए में यूज़ की जाती थी वो हमारे यहाँ पर आ रही है, जिसके कारण हमें मजदूरी कम करनी पड़ती है, लेकिन मशीन से क्या होता है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव, ठीक है, मतलब कि पॉलिटिक्स लाइन में हमें अलग अलग देशों की राय मिलती है और साथ ही साथ इससे हमारी पॉलिटिक्स मजबूत भी होती है तो कभी ना कभी कमज़ोर भी हो जाती है, वो डिसीज़न पे मैटर करता है। तो इससे क्या होता है, बदलाव हो रहा है, मतलब कैसे भी बदलाव हो रहा हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन बदलाव हो रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। ये कौन कहता है? हाइपर ग्लोबलिस्ट सोच रखने वाले व्यक्ति, जो 1980 के दशक में तेज़ी से हुआ। और ये चेंजेस कब से हो रहे हैं? 1980 के दशक से आज तक 2022 तक। उदाहरण के लिए सूचना और संचार में डिजिटल क्रांति, एक एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आगमन। ठीक है, मतलब कि विश्व भर में ना कई प्रकार की ना चेंजेस हो रहे हैं। सूचना जो है ना, एक देश की सूचना दूसरे देशों तक पहुंच रही है। ठीक है, मतलब कि भारत के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो जापान, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, कई जगह जा रही है, और जो वहाँ पर हो रही है वो हमारे देश में आ रही है। दूसरा अपना है संचार में डिजिटलीकरण। ठीक है, ये क्रांति भी हो रही है, मतलब कि संचार जो है ना, संचार कैसा हो रहा है, डिजिटल, मतलब कि इंटरनेट पर सारी की सारी सूचनाएं या टीवी पर समाचार पत्र, इन सब में क्या हो रही है, प्रदान की जा रही है। एक एकीकृत वैश्विक, सारे के सारे देशों की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, विश्व एक, ठीक है, सारे देश एक हो रहे हैं। वित्तीय प्रणाली का आगमन। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया, एक सीमाहीन, मतलब कि बिना सीमा वाली दुनिया की धारणा में इसमें वृद्धि हुई है। मतलब कि एक देश का दूसरे देश की बॉर्डर से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल एक सीमाहीन हो चुका है। अनलिमिटेड क्या हो रही है, अब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और एक तरीके से राज्य के बीच में कोई सीमा ही नहीं बची है। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट का मानना यह है कि सीमा क्या हो चुकी है, अब
बंद हो चुकी है, मतलब कि सीमा अब है ही नहीं। तो जिसके कारण राज्य की शक्ति क्या हो रही है, कमज़ोर, क्योंकि राज्य का मैटर करता है सीमा से। ठीक है, एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग सीमा के द्वारा किया जाता है, और वैश्वीकरण क्या कर रहा है, उस सीमा को हटा रहा है। तो सीमा हट रही है तो राज्य की शक्ति कमज़ोर हो रही है। ये किसका मानना है, हाइपर ग्लोबलिस्ट का। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हाइपर ग्लोबलिस्ट में आते हैं और राज्य की संप्रभुता को ये मानते हैं। अब अगला बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट। ठीक है, इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट को परिवर्तनवादी भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट या फिर परिवर्तनवादी लोग, इनका मानना यह है कि राज्य की भूमिका और प्रासंगिकता में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, मतलब कि वैश्वीकरण के कारण ना राज्य की भूमिका बढ़ गई है, एक तरीके से इनका ये मानना है। और उसकी जो ज़रूरतें है या फिर ज़रूरत है ना आज, वो गुणात्मक परिवर्तन, मतलब कि बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। ये कौन मानता है, परिवर्तनवादी या ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट जो विचार रखने वाले व्यक्ति है वो मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका बढ़ गई है। ठीक है, देखो सेकंड में क्या बोला गया, इसने ना राज्य की शक्ति को बढ़ाया है और ना ही घटाया है, इसे केवल राज्य को क्या कर दिया है, बदल दिया है। ठीक है, ना तो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, मतलब कि एक तरीके से जो भूमिका पहले थी वही है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज। ठीक है, ना इसकी पावर बढ़ी है ना घटी है, बस केवल राज्य को ही इसने बदल दिया। इन्होंने एक मध्यम स्थिति अपनाई है। ट्रांसफॉर्मेशन जो लिस्ट है वो ना ये कहते हैं कि उसने ना पावर बढ़ाई है ना घटाई है, ये मिडल है। ठीक है, मिडल कंडीशन को अपनाते हैं, जो ना तो बढ़ावा देते हैं ना तो उसको घटाते हैं। ठीक है, बस क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। बस एक चेंजेस किए हैं, किसने किए हैं, वैश्वीकरण ने। कहाँ पर, राज्य में। तो ये तीन प्रकार के क्या थे, वादी लोग थे, मतलब कि विचारक थे वर्ल्ड में, जो क्या सोचते हैं कि वैश्वीकरण और राज्य के बीच में क्या संबंध है, किस स्थिति को लेकर। ठीक है, और वो भी कब से, जब वैश्वीकरण चला आ रहा है बहुत तेज़ी से 1980 के दशक के बाद से। अब अगला अपना आता है राज्य की संप्रभुता। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। जब अगर आपसे पूछा जाए राज्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण और राज्य की स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, इसको समझाओ, या राज्य और वैश्वीकरण के बीच में कुछ भी आता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने अभी आपको नोट्स में समझाया, वो आपको क्या करना है, एज इट इज़ अपने पेपर में फिलअप करना है। तो राज्य की संप्रभुता, इसका अर्थ है कि कोई राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामले में पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट या लिबर्टी है उसको। ठीक है, मतलब कि राज्य की संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी राज्य अगर कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, तो वो इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, कि वो अपना निर्णय सुना सकता है या फिर जो भी डिसीज़न है वो सुना सकता है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, और वो किसी भी देश के, जो दूसरा देश है उसकी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, तो वो अपना जो डिसीज़न है वो खुद सुना सकता है, वो किसी के बर्डन में आके या फिर किसी की मतलब कि बर्डन में या फिर अधीन आकर वो निर्णय नहीं सुनाता, वो अपनी मर्ज़ी से ही निर्णय सुना सकता है। ठीक है, वह अपनी नीतियों बनाने और उसे लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, अपनी नीतियाँ बना भी सकता है और लागू भी कर सकता है, उसकी भी इंडिपेंडेंट उसे दी गई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट उसे दी गई है। संप्रभुता को दो भागों में बांटा जाता है, पहला आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाहरी संप्रभुता। अब आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, देखो, ये एक राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति और अधिकार की धारणा या सोच है। ठीक है, मतलब कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी शक्ति है या अधिकार है, उसकी सोच क्या है, अपनी आंतरिक संप्रभुता को दर्शाती है, जिसके निर्णय राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर सभी व्यक्ति, समूह, संस्थाओं पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब कि अगर राज्य कोई भी डिसीजन सुनाता है राज्य के अंदर वाले व्यक्ति के लिए, तो उनके राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति या ग्रुप या संस्थाओं को उसे मानना ही पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर राज्य ने कोई डिसीजन सुनाया है तो उसे मानना ही पड़ेगा, राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति या संस्थाओं या समूहों को। उदाहरण के लिए ऐसा कब होता है, आंतरिक संप्रभुता में कब होता है, जब संसद सुनाती है या फिर एक राजा होता है, सम्राट जिसे हम बोलते हैं। अगर राजा कुछ भी डिसीजन सुना देता है अपना फैसला, तो जनता को, समूह को या उसके कार्यकारी जो सदस्य है उनको ये इसका पालन करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ संसद, अगर आज की बात करें, ठीक है, आज के समय में संसद है, अगर संसद कोई कानून बना देती है फिर वो लागू कर दिया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, तो भी क्या करना पड़ता है, व्यक्ति या ग्रुप को मानना ही पड़ता है उस जो नीति बनाई गई है। सेकंड आता है बाहरी संप्रभुता। इसका मतलब असीमित अधिकार से है
जो इसमें कोई उच्च प्राधिकारी नहीं होता हो, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई हेड नहीं होता, हर कोई क्या कर सकता है इधर, मतलब कि अपने संबंध बना सकता है किसी भी देश से। बाहरी संप्रभुता होता है कि हर कोई स्वतंत्र है अपने अन्य राज्यों से संबंध बनाने में, ठीक है। अब देखो, जो किसी भी राज्य को निर्देश कर सके, मतलब इसमें ना कोई भी ऐसा हेड नहीं होता जो किसी राज्य को दिशा दिखा सके, ठीक है। राज्य अन्य राज्यों के अभिनेताओं के साथ अपने संबंध बनाने में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कोई भी राज्य दूसरे राज्य से संबंध बना सकता है। इसमें ये दावा किया जाता है कि बाहरी संप्रभुता से, जो ये संप्रभुता है बाहरी वाली, ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य से कोई भी संबंध बना सकता है, हर राज्य की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए और इसका उल्लंघन नहीं किया जाए, ठीक है। बाहरी का मतलब है कि अन्य देशों से या अन्य राज्यों से संबंध तो बनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी राज्य की या फिर जितने भी राज्य हैं उनकी बुराई या उसका जो भी नीति वगैरह उसके द्वारा बनाई गई है उसको उल्लंघन नहीं किया जाएगा उस राज्य के अंदर या कहीं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन अपना, ब्रेटन वुड्स प्रणाली की विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब ब्रेटन वुड्स प्रणाली थी, पहले हुआ करती थी, उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं सोल्यूशन अपना। सो गाइस, ब्रेटन वुड प्रणाली, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम ब्रेटन वुड प्रणाली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का योगदान ब्रेटन वुड प्रणाली को जाता है, वो भी अपने हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज ब्रेटन वुड प्रणाली हमारे सामने देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये जो है पहले ही 19वीं सदी में, जो अपना 20वीं सदी थी उसमें ही ख़त्म कर दी गई थी। तो ये जो प्रणाली है वो जब अपना शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, या पश्चिम और जो क्या बोलते हैं पूर्वी देश है उनके बीच में जो चल रहा था ना शीत युद्ध, उसके बीच में ही क्या कर दिया गया था, ब्रेटन वुड प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके भी कुछ रीज़न थे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं ब्रेटन वुड प्रणाली। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होती क्या है। ये एक प्रकार की क्या है, प्रणाली है, सिस्टम है, जो विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। विश्व के अंदर ना अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक जो है वो मजबूत हो जाए, ठीक है, उसके लिए क्या बनाई गई थी, ब्रेटन वुड प्रणाली। अब ये विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करेगी तो भी देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ब्रेटन वुड प्रणाली की स्थापना अगस्त, कुछ लोग कहते हैं जुलाई में, जुलाई और अगस्त 1944 में की गई थी, ठीक है। उस समय दूसरा विश्व युद्ध, जो कि कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में जो हुआ था युद्ध, अपना द्वितीय विश्व युद्ध, उसके दौरान ही 1944 जब उसका लास्ट ईयर था दूसरे विश्व युद्ध का, उसमें क्या हुआ था, ब्रेटन वुड प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1944 में की थी, और जो अपना दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था वो 1945 में हुआ था। तो उसके लास्ट ईयर में क्या की गई थी, ब्रेटन वुड प्रणाली की स्थापना अगस्त जुलाई में, ठीक है। आगे बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा तथा उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, क्योंकि विश्व युद्ध है तो पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारे कंट्री थे जिनकी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, उसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, ठीक है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं या फिर एक अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी। इस अर्थव्यवस्था की समस्या को, जो अर्थव्यवस्था की ये सारी समस्या थी जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आई थी, उसको दूर करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के अंत में 1944 में, 1945 में ख़त्म हुआ था, 1944 में क्या हुआ था, ब्रेटन वुड प्रणाली की स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी और इसका नाम ब्रेटन वुड प्रणाली क्यों है, तो इसका रीज़न भी है। यूएसए जो अपना अमेरिका है उसमें एक शहर है जिसका नाम क्या है, न्यू हैम्पशायर नाम का एक शहर है, उसमें एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। वहाँ पर एक जगह है न्यू हैम्पशायर में, एक जगह है जो यूएसए के अंदर है, ब्रेटन वुड। वहाँ पर क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था ब्रेटन वुड को लेकर। इस समझौते को लेकर, ब्रेटन वुड प्रणाली को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते में यूएसए शामिल था, क्योंकि यूएसए की ज़मीन पर हो रहा है, और दूसरा ब्रिटेन भी शामिल था, और अगले और कौन से देश थे, 42 अन्य कंट्रीज़, ठीक है, अदर कंट्रीज़ भी इसमें शामिल थे। तो मतलब कि यूएसए, ब्रिटेन और 42 अदर कंट्रीज़ को मिला के टोटल 44 कंट्रीज़ ने मिलकर ब्रेटन वुड प्रणाली को बनाया था, जो ब्रेटन वुड प्रणाली है। इन 44 देशों ने मिलकर एक प्रणाली बनाई थी ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सके, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध ने क्या कर दिया था, ज़्यादातर देशों की जो अर्थव्यवस्था वो नष्ट कर दी थी।
तो 44 कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर क्या बनाया, विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक प्रणाली बनाई, ब्रेटन वुड प्रणाली। ये किससे रिलेटेड थी, मुद्रा से रिलेटेड। हमारे में मुद्रा को लेकर कई सारे वो मतलब कि एक्टिविटी बनाई गई थी, या फिर जिसे हम कहते हैं कई सारी प्रणालियाँ बनाई जा चुकी है, ठीक है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरी ब्रेटन वुड प्रणाली, और आज के अदर कंट्री में अलग अलग मुद्राएं, तो उसकी प्रणाली, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ था कि ब्रेटन वुड प्रणाली से पहले भी अदर वो प्रणाली थी अपनी, उसमें क्या होता था, तो सबसे पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, मतलब कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, तभी क्या होती थी, कोई ज़रूरत पूरी होती थी। जैसे मेरे पास कोई वस्तु है और सामने वाला वो वस्तु चाहता है, और उसके पास जो वस्तु है वो मेरे को चाहिए, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। और ये क्या होता था, पर्सनल होता था। अब हमें क्या करना है, एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज करना है, मतलब कि उस जैसे अमेरिका के पास कोई बढ़िया चीज़ है तो हमें वो चाहिए, तो हम उसको कैसे मंगाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कि अमेरिका को जो वस्तु चाहिए हमें भी वो देनी पड़ेगी, देन अमेरिका हमारे को वो देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को ख़त्म करके फिर और भी प्रणाली आई थी, और उनमें से एक प्रणाली आई ब्रेटन वुड प्रणाली। इसमें क्या होता था, ये विश्व भर में मशहूर थी, और इसने अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर दिया था। कैसे किया था, देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए की डॉलर मुद्रा, यूएसए की जो मुद्रा है वो है डॉलर, वो क्या थी, बहुत मजबूत थी। जैसे आज किसकी करेंसी मजबूत है, कुवैती दिनार, ठीक है। कुवैत की जो दिनार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इसे सभी देशों ने लेन देन के लिए स्वीकार किया था। देखो अमेरिका की जो डॉलर मुद्रा है ना, उसको सभी देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब क्या बनाया गया था, ब्रेटन वुड प्रणाली जो लास्ट में बनाई गई थी, उसे सभी देशों ने एक्सेप्ट किया था कि हम इसको क्या बना सकते हैं, एक माध्यम किसका, आदान प्रदान का। अगर हमें किसी भी देश से व्यापार करना है या फिर किसी देश से कुछ ना कुछ लेना है, जैसे अगर भारत को चीन से कुछ लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक माध्यम बनाया जाएगा, डॉलर, ठीक है। अगर किसी प्रकार का व्यापार किसी भी देश को किसी देश से करना है, तो उसके लिए यूएसए की डॉलर को मतलब कि जो यूएसए की डॉलर है ना, उसी में एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्या होता था, इसमें ना सभी के सभी कंट्री क्या हुए थे, एग्री कि हम डॉलर को लेकर ही एक्सचेंज करेंगे, मतलब कि आदान प्रदान करेंगे किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहला जो था, यूएसए की डॉलर मुद्रा सबसे मजबूत थी, इसलिए सभी देशों ने उसको स्वीकार किया था, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, डॉलर मुद्रा के लिए यूएसए के पास सोना होना ज़रूरी है। मतलब कि अब डॉलर कौन बनाता है, यूएसए के पास ही है, तो यूएसए की मुद्रा यूएसए बनाएगा। तो यूएसए की जो डॉलर मुद्रा है वो भी क्या थी, एक प्रतिबंध था उस पर कि जितना सोना होगा उसी हिसाब से वो क्या कर पाएगा, यूएसए डॉलर का छाप पाएगा, ठीक है। डॉलर की जो छपाई है वो कर पाएगा। अगर उसके पास सोना नहीं है तो फिर वो डॉलर की छपाई भी नहीं कर सकता, और अगर वो डॉलर की छपाई नहीं करेगा तो सभी देश क्या हो जाएंगे, अस्वीकार कर देंगे कि हम इस देश की करेंसी को अब विनिमय मतलब कि आदान प्रदान का माध्यम नहीं बना सकते। तो अब क्या हो गया कि डॉलर मुद्रा के लिए यूएसए के पास सोना होना ज़रूरी है, ठीक है, गोल्ड होना ज़रूरी है, और इससे डॉलर मुद्रा ज़्यादा छप ना सके, ठीक है। अब मान के चलो उसके पास सोना ही सोना, तो मतलब कि अगर मान के चलो डॉलर हमने क्या कर दिया, व्यापार का माध्यम या किसी भी आदान प्रदान का माध्यम डॉलर को बनाया, और अगर हमने सोना बीच में नहीं लाए तो क्या होगा, जो यूएस है वो अनगिनत क्या कर देगा, डॉलर छापता रहेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, सोना मतलब कि हमने बीच में नहीं लाए। अगर हम गोल्ड को लेकर चलेंगे तो गोल्ड अगर सोना यूएसए के पास होगा तो ही वो डॉलर मुद्रा का प्रकाशन या जो छपाई है वो कर पाएगा। इसलिए गोल्ड को बीच में लाया गया था ताकि विनिमय का माध्यम बना रहे और यूएसए जो है ज़्यादा डॉलर ना छापे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद ब्रेटन वुड प्रणाली में अमेरिका के पास सोना होना ज़रूरी है, और सोना अमेरिका के पास होगा तो डॉलर बनेगी, और डॉलर बनेगी तो विभिन्न कंट्रियों का माध्यम क्या बना रहेगा, डॉलर, ठीक है। तो ब्रेटन वुड प्रणाली के कारण बाजार में स्थिरता बनी रही, मतलब कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई, स्थिरता बनी रही, ठीक है, स्टेबल जिसे बोलते हैं। फिर क्या हुआ, 25 साल बाद लगभग 1969 में इस ब्रेटन वुड प्रणाली को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रणाली को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि अमेरिका का किसी दूसरे कंट्री से युद्ध हुआ था, जिसके कारण अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी, और चरमरा गई तो उसके पास सोने की कमी हो गई, गोल्ड की कमी होने से अब जो अमेरिका है वो डॉलर नहीं छाप पा रहा था, और जब डॉलर ही नहीं छपेगा तो अन्य देश
क्या नहीं कर पाएंगे, विनिमय नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, जिससे अन्य देशों की जो क्या बोलते हैं उसे, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, खराब। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब होने से उसका प्रभाव पूरे विश्व को पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जो भी लेन देन होता था अदर कंट्रीज से, वो किसके द्वारा होता था, डॉलर के द्वारा। तो यही बात है कि अमेरिका का एक देश से क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। ठीक है, इसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि अमेरिका का युद्ध किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन वुड प्रणाली की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम 3 निकाय की स्थापना थी। मतलब कि उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो थी 3 निकायों की स्थापना करना, जिसे मिलाकर ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के नाम से हम जानते हो उसे, ब्रिटेन वुड प्रणाली को। ठीक है, पहला क्या था IMF, दूसरा क्या था IBRD, और तीसरा था अपना GATT जिसे हम बोलते हैं गाट। अब देखते हैं सबसे पहला जो IMF है, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ये अमेरिका की ज़मीन पर है। और ठीक है, और ये क्या है, आज ना ये आर्थिक सहायता करता है और साथ ही साथ ना एक तरीके से बैंक के रूप में काम करता है, और वित्तीय सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। IMF जो 1947 में शुरू हुआ था, यह कार्य करना शुरू किया था। IMF जो है अस्तित्व में कब आया था, उसने कार्य करना शुरू कब किया था, 1947 में, जब अपना भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, जिसका कार्य मुद्रा विनिमय की सही से देखरेख करना था। मतलब कि इसका मेन फंक्शन क्या था, मुद्रा विनिमय की सही से देखरेख। मुद्रा उस समय विनिमय किस तौर पे होता था, डॉलर के तौर पर। ठीक है, जो अमेरिका की डॉलर है उसके तौर पर क्या करते थे, अलग अलग कंट्री किसी न किसी कंट्री से क्या करते थे, डॉलर के अंदर विनिमय करते थे। तो मुद्रा विनिमय की सही से देखरेख करना, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से दृष्टिकोण रखना IMF का मेन कार्य था उस समय। आज ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है, अगर कोई भी देश किसी भी आर्थिक संकट में या वित्तीय संकट में है तो उसकी हेल्प करता है IMF, जो अमेरिका का है। और दूसरा आता है IBRD, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। इसको WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ये जून 1946 में चलन में आया था, मतलब कि IMF से 1 साल पहले ही ये चलन में आया था। इसका मेन फंक्शन सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सहयोग देना था। मतलब कि ऐसे कंट्री जो आसपास है, जो IBRD है ना, उसके आसपास ऐसे कंट्री या सदस्य देश जिनकी अर्थव्यवस्था ख़राब हो चुकी है, उनको वापस ठीक से एक तरीके से पटरी पर लाना। जैसे कि पटरी से रेल उधर चुकी है, उसको वापस पटरी पे लाना। ठीक है, ताकि सभी देश क्या हो, अपनी पटरी पे चल सके। तीसरा अपना आता है गाट, इसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, जिसे 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड व्यापार वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना पूरे विश्व का, उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका संबंध विश्व व्यापार के संचालन और नियमन से था। मतलब कि ये पूरा ओवरऑल जो गाट है ना, वो किससे रिलेटेड है, पूरा का पूरा ट्रेड से। मतलब कि वर्ल्ड का जो ट्रेड है ना, उससे रिलेटेड है। उसको कैसे चलाना है, कैसे नियमन रखना है, उसका ये किसका कार्य है, गाट का, जो WTO जिसकी स्थापना WTO ने की थी। अब आता है आगे, ब्रेटन वुड प्रणाली के निर्माताओं को ये यकीन नहीं था कि इस प्रणाली को सोने की व्यवस्था हटाकर हासिल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में सोने की बजाय डॉलर का मानक तैयार कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी हिस्ट्री में बताया था उसकी डॉलर के बारे में कि 1944 में डॉलर को सभी देशों ने स्वीकार कर लिया, और डॉलर बनाने के लिए अमेरिका के पास सोना होना या गोल्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद हर सोने की मुद्रा का निर्धारण डॉलर से किया जाने लगा। ठीक है, मतलब कि हर देश की जो मुद्रा है ना, उसका निर्धारण किस में होता था, डॉलर में। वो हर व्यापार या कुछ भी लेन देन है दूसरे कंट्री से, वो डॉलर में करते थे। इस प्रणाली ने फिर 25 ईयर्स तक, मतलब 25 साल तक विश्व में कुछ स्थिरता प्रदान की। मतलब कि अर्थव्यवस्था ना गिरी ना ज़्यादा बढ़ी, वो स्थिर रही। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने क्या करा था, इसको समाप्त कर दिया था जब अमेरिका का किसी देश के साथ युद्ध हुआ था। रिचर्ड निक्सन, अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन था, रिचर्ड निक्सन के समय ही ये ख़त्म हो गई थी। मतलब ब्रेटन वुड प्रणाली ख़त्म हो गई थी जब राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन अमेरिका के।
अमेरिका का जो ये कदम है ना, मतलब कि ख़त्म करने वाला, इससे पूरी संसार की अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर मतलब कि 20 साल तक, 2 दशकों मतलब कि 20 साल तक अनिश्चितता छाई रही तथा इससे आर्थिक संकट पैदा हुआ। मतलब कि ना सारे के सारे कंट्री में आर्थिक संकट या इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो उत्पन्न हो गई थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने डॉलर को हटा दिया था कि डॉलर विनिमय का माध्यम अब नहीं है, और रिचर्ड निक्सन ने इसको हटाया था। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, IMF और WB के उद्देश्य बताइए। तो IMF एंड WB के बारे में आपको लिखना है, जो अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं। वीडियो। सो गाइस, 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी और स्थापित की गई थी, और वही अमेरिका की ज़मीन पर स्थित है। तो ऐसी 2 संस्थाएं अपनी हैं, IMF और दूसरा है WB। ये दोनों के दोनों वित्तीय मतलब कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक जो संस्था है उससे संबंधित है, और इसका काम, इन दोनों का काम, IMF और W जो अमेरिका की एक तरीके से शान मान सकते हैं वो है, और इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले हम बात करेंगे IMF के बारे में, ठीक है। IMF की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब कि एक सरकार का एक ग्रुप होता है, ठीक है। मतलब कि जो जहाँ पर क्या बोलते हैं US है, US में प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का एक तरीके से ग्रुप है, वो क्या करता है, उसको मजबूत करता है प्रेसिडेंट को। अब कैसे देखते हैं, जो सन 1945 में अस्तित्व में आया था, मतलब कि 45 जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था और तीसरा शीत युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। मतलब कि दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था ना 1939 से 45 तक चला था, फिर 45 से 90 तक क्या चला था अपना शीत युद्ध, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। तो 1945 में ये अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। इसका संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जो हर देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर से मिलकर बनता है, ठीक है। हर देश से ना एक गवर्नर और साथ ही साथ एक वैकल्पिक गवर्नर, ठीक है, मतलब कि दूसरा गवर्नर, उससे मिलके बनता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये अमेरिका के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपकरण है, ठीक है। इसकी बदौलत, IMF की बदौलत और WB की बदौलत अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करता जा रहा है। अब देखते हैं आगे IMF के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, मतलब कि इसका कार्य या उद्देश्य ये है कि मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अगर देश भर में मुद्रा से रिलेटेड कुछ भी बात होती है तो उसको ये क्या करता है, साथ देता है, अप्रिसिएट करता है, वो इसका एक मुख्य कार्य है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास तथा विनिमय दरों की स्थिरीकरण, मतलब कि विनिमय दर, आदान प्रदान की जो भी दर होती है उसको क्या रखता है, स्थिर रखता है, स्टेबल रखता है। अगर दरें बदलती जाएगी तो उससे अर्थव्यवस्था को संकट भी हो सकता है, तो ये क्या करता है, स्थिरीकरण बना के रखता है। जो विनिमय दर होता है, आदान प्रदान की दर, उसको क्या करता है, स्थिर। अगर स्थिर नहीं होगी दरें विनिमय की तो क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था में नुकसान हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो होते हैं वो हो सकता है। दूसरा क्या बताया था इसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करता है, ठीक है। तीसरी बात है विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति करना, मतलब कि आदान प्रदान के जितने भी प्रतिबंध है उनको क्या कर देता है, ख़त्म। फोर्थ देखते हैं, सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये IMF जो है वो कहाँ पर है, पश्चिमी देशों का है, और साथ ही साथ पश्चिमी देश के जो भी सदस्य देश है जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, ये सब, ठीक है, इनको क्या करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है अगर ये किसी भी संकट में है तो। अगली बात जो लास्ट है अपना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसका निपटारा भी IMF के द्वारा किया जा सकता है। IMF पश्चिमी देशों के आर्थिक हितों को पूरा करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये IMF क्या करता है, पश्चिमी देश जो अमेरिका के आसपास है, जो विकसित हो चुके हैं और जिन्होंने सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान युद्ध किया था, ठीक है, जो खून वाला रूप धारण नहीं कर पाया था, एक रक्त रंजन का रूप धारण नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी वो युद्ध हुआ था केवल हथियारों की होड़ को लेकर। तो पश्चिमी देश जो है वो विकसित हो रखे हैं, और साथ ही साथ अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनकी हेल्प करने के लिए क्या है, IMF। और आज वर्ल्ड के ना 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो हर किसी की आर्थिक सहायता करते हैं और साथ ही साथ उनको
काउंसलिंग भी देते हैं, जैसे कि IMF और WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी अपनी IMF को लेकर। अब सेकंड की ओर चलते हैं, विश्व बैंक, जिसको बोलते हैं हम दूसरे वर्ड में वर्ल्ड बैंक। इसका एक और नाम है, तो देखते हैं पहले। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ठीक है, ये भी क्या है, फाइनेंशियल जो अपनी संस्था है ना, उससे रिलेटेड है। ये उन सभी देशों को ऋण प्रदान करता है जिनको आवश्यकता होती है। अगर किसी भी देश को ऋण की आवश्यकता होती है तो ये उनको क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। और वो भी कब, जब उनकी अर्थव्यवस्था जब खराब हो रही हो। विश्व बैंक एक तरीके से IMF का साझेदारी संगठन है, मतलब कि IMF से मिलता जुलता एक संगठन है जो विश्व बैंक है। यह भी ब्रिटेन वुड प्रणाली के द्वारा अस्तित्व में आया था। IMF भी ब्रिटेन वुड प्रणाली के द्वारा आया था और ये भी ब्रिटेन वुड प्रणाली के द्वारा अस्तित्व में आया था। और ब्रिटेन वुड प्रणाली कब हुई थी, 1944 में। और उसके बाद ही IMF और WB की स्थापना की गई थी। इसको IBRD मतलब कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पिछली वीडियो में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन में स्थित है। और IMF भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन में है। ठीक है, तो ये विश्व बैंक से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको IBRD मतलब विश्व बैंक से रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इससे पिछली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है, आप उसको देखकर विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने स्टफ़ को, विश्व बैंक से रिलेटेड जो भी स्टफ़ है उसको बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं अगला, विश्व बैंक के मूल्य उद्देश्य मतलब कि मूल उद्देश्य, मतलब कि ये काम क्या करता है, किस उद्देश्य से विश्व बैंक को बनाया गया है। पहला, आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों का पूंजी प्रदान करना। मतलब कि अगर कोई देश पिछड़ चुका है आर्थिक अर्थव्यवस्था में तो उसको दोबारा से क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, और विकास के लिए मतलब कि डेवलपमेंट के लिए जो भी आसपास के देश है उनको क्या प्रदान करता है, ऋण या पूंजी प्रदान करता है। तो विश्व बैंक का ये उद्देश्य हो गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। थर्ड, अपना सदस्य देशों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो ये तीन इसके क्या हो गए, मुख्य उद्देश्य। और अगला अगर आपको जॉइंट करना है तो आप ये लिख सकते हो, यह विभिन्न देशों को आर्थिक सलाह भी देता है। मतलब कि IMF और WB ये दोनों एक ऐसे संगठन है जो वॉशिंगटन में स्थित है और ये विभिन्न देशों को आर्थिक सलाह भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व व्यापार संगठन या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर टिप्पणी कीजिए या इस पर शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन पर आएगा, तो देखते हैं। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन, इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं ये क्या है। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन विश्व की एक ऐसी संस्था है, इसके अंदर ना एक ही प्रकार का काम अलग अलग सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसको हम संस्था बोलते हैं। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन और उसके नियमन के लिए हुआ है। मतलब कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको चलाने के लिए और साथ ही साथ उसका नियमन तय करने के लिए, जो भी उसके नियम वगैरह उसको तय करने के लिए विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO का जो उद्घाटन है, ये गठन है, वो किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतलब कि मेन फंक्शन क्या है, किस मकसद से इसे बनाया गया है, तो विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब कि अलग अलग कंट्री जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करे, व्यापार करे, उसको क्या करना है, अप्रिसिएट करना, इसका मेन फंक्शन है। और इसी के लिए विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO को बनाया गया है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य। हमने मेन फंक्शन तो जान लिया, तो अब इसका मेन मोटिव क्या है बनाने का, उसके 6 से 7 पॉइंट है, वो हम जानते हैं नीचे। तो देखो, विश्व व्यापार के अवरोधकों को कम से कम कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। मतलब कि विश्व व्यापार संगठन ये तय करता है कि जो भी टैक्स लगता है ना इधर, मतलब कि अदर कंट्री में जाने में, किसी भी व्यापार जब हम करते हैं अदर कंट्री से, तो उसके टैक्स को ना कम से कम करना या फिर मुक्त फ्री कर देना। तो इसका मेन फंक्शन है और एक मेन मोटिव है। सेकंड, इसका मोटिव क्या है, पूरे विश्व के जीवन स्तर में वृद्धि करना। ठीक है, मतलब कि उनकी अर्थव्यवस्था को बचा के रखना और पूरे विश्व के जीवन स्तर में वृद्धि करना। और जब जीवन स्तर वृद्धि कैसे होगा, उसकी अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी। तो WTO का मेन फंक्शन है जीवन स्तर में वृद्धि करना पूरे विश्व की।
ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन एक तरीके से वैश्वीकरण का एक मेन क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया अपना, क्योंकि ये वैश्वीकरण का ये एक उदाहरण में आता है। अब देखो अगला क्या बोलेगा, पूरे विश्व में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ठीक है, व्यापार करने से क्या होता है कि जो भी अपना रोजगार है ना, एक तरीके से जॉब, बंदा बेरोजगार नहीं रहता, तो उसके क्या होते हैं, अवसर खुल जाते हैं, तो इससे क्या होगी, रोजगार के अवसर में वृद्धि। फोर्थ आता है वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रोत्साहन देना। मतलब कि वस्तुओं का जो व्यापार है वो देश के अंदर ही मत करो, ठीक है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में तो करो, लेकिन साथ ही साथ एक देश से दूसरे देश में करने से कंट्री क्या हो जाता है, डेवलप। और कंट्री डेवलप कैसे होगा, जब उसकी पहुंच मतलब कि बहुत ज़्यादा देशों तक होगी, मतलब कि अलग अलग कंट्री उसको जानने वाले होंगे कि ये जो देश है वो इस चीज़ में मशहूर है। ठीक है, और साथ ही साथ अगला इसका मुख्य उद्देश्य, मेन मोटिव है सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना। मतलब कि वस्तुओं के व्यापार को तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सकता है इससे, WTO से, लेकिन सेवाएं, जो भी डॉक्टरी सेवा होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड और सेवाएं क्या करना, उसको व्यापार बढ़ावा देना। मतलब कि एक सेवा है ना, अलग अलग कंट्री तक पहुंचाना, ताकि अदर कंट्री भी इसका लाभ उठा सके, बेनिफिट उठा सके। अगला आता है लास्ट अपना, सतत विकास की धारणा को मजबूत करना। ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, उसको क्या करना, मजबूत करना। मतलब कि ये ऐसा विकास बनाता है जिससे क्या हो, टिकाऊ रहे। मतलब कि विकास ना उजड़े, और बढ़ना है तो बढ़ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपना क्या कॉन्सेप्ट आता है इसको लेकर, WTO को लेकर। देखो WTO को लेकर और एक और संगठन है अपना GATT, मतलब जिसे हम बोलते हैं गेट। इन दोनों में क्या बताना है, अंतर। लगभग इनका जो फंक्शन है वो एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर देखने को हमें मिलता है। और अगर आपको गेट से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऑलरेडी इस पर प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो देखते हैं गेट और WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो दोनों में कॉमन सी बात यह है कि गेट और WTO दोनों में कॉमन सी बात यह है कि दोनों ही क्या है, समझौते हैं। लेकिन गेट जो है वो अस्थायी है और इसके पास कोई संस्था का आधार नहीं है। मतलब कि गेट जो है ना, एक ऐसा समझौता या संगठन है जिस पे कोई संस्था नहीं है। और WTO एक परमानेंट है, ठीक है, और इसके पास क्या होती है, खुद का सचिवालय है। मतलब कि इसकी देख रेख करने के लिए और WTO की रक्षा वगैरह या फिर सब कुछ फंक्शन करने के लिए कोई ना कोई सचिवालय या संस्था है, लेकिन गेट के पास नहीं है। सेकंड आता है डिफरेंस, सदस्य देशों की सरकारें। इसमें बोला गया है कि सदस्य देशों की सरकारें गेट को मानने में स्थायी तौर पर वचनबद्ध थी। मतलब कि गेट को ना वो मानती थी और वो भी परमानेंट था, किंतु फिर भी गेट को तदर्थ आधार पर लागू किया था। मतलब कि कभी कभार ही लागू किया जाता था, जबकि क्या था, वो जो उसके गेट को मानने वाले थे वो स्थायी थे अपने वचनबद्ध से। लेकिन WTO को लेकर सदस्य देशों की वचनबद्धता स्थायी है, परमानेंट है, और वो लागू करने में कोई हिचकिचाहट उनको भी नहीं होती। अगला अपना कॉन्सेप्ट आता है इसको लेकर, गेट और WTO में अंतर। गेट के नियम सिर्फ वस्तु व्यापार पर लागू होते थे, मतलब कि वस्तु को लेकर ही कोई व्यापार किया जाता है गेट के अंदर, ठीक है। लेकिन WTO के नियम वस्तु व्यापार के अलावा सेवा व्यापार, व्यापार संबंधी सभी पर ये क्या होता है, लागू होता है। मतलब WTO में वस्तु का व्यापार नहीं होता बल्कि सेवाओं का भी व्यापार होता है, लेकिन गेट में क्या होता है, केवल वस्तुओं का। तो ये इसका क्या हो गया, एक मेन डिफरेंस हो गया। अब लास्ट अपना आता है, गेट की तुलना में WTO की विवाद निवारण प्रणाली बहुत ही तेज़ी से होती है। मतलब कि गेट की तुलना में जो WTO है ना, अगर उसके अंदर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसका निवारण, मतलब कि सॉल्यूशन बहुत ही तेज़ी से मिल जाता है। लेकिन गेट के अंदर जब भी कोई निवारण, वो सॉल्यूशन ढूंढना होता है किसी भी विवाद को लेकर, तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि गेट के पास कोई सचिवालय या संस्था नहीं है, लेकिन WTO के पास सचिवालय और संस्था है जिसकी देखरेख कोई ना कोई करता है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से मिल जाता है। सो गाइस, ये था हमारा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन WTO, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 4 जून को जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके रेयर चांसेस नहीं 99% चांसेस है एग्ज़ाम में आने के। और गाइस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम चैप्टर के बारे में नहीं, अब हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ताकि हम 4 जून को जो पेपर है वो एग्ज़ाम आराम से दे सकें। तो गाइस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैश्विक प्रतिरोध क्या है। मतलब वैश्वीकरण पर ना प्रतिरोध करने वाले कारक कौन कौन से, उसको समझाने या वर्णन करना है उसके बारे में। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जो टॉपिक है वैश्विक प्रतिरोध, इसका मतलब होता है वैश्विक मतलब विश्व, या फिर हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, जो पूरे ही विश्व में फैला हुआ है किसी न किसी तरीके से, वस्तु, सेवाओं या फिर पूंजी, किसी भी तरीके से वो विश्व में क्या हो रखा है, फैला हुआ है, और हर कंट्री उसका क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध मतलब कि रोकना। वैश्विक प्रतिरोध फुल फॉर्म अगर हम बात करें पूरी की पूरी ओवरऑल मिला के, तो वैश्विक को क्या करना, रोकना। मतलब कि जो वैश्वीकरण है उसको क्या करना, विश्व भर में रोकना। ठीक है, अब क्यों रोकना है, क्योंकि उससे कई नुकसान या फिर कई देशों को हानि हो रही है, या फिर एक तरीके से किसी को ठेस पहुंच रही है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में जानेंगे कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध में कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से गुट हैं, और साथ ही साथ उसको रोका क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और वैश्वीकरण को रोकने के लिए कई सारे आंदोलन, ठीक है, किए भी जा रहे हैं। तो देखो, वैश्विक प्रतिरोध का पहले हम मतलब जान लेते हैं। वैश्वीकरण के प्रतिरोध या विरोध में जो नीतियाँ, आंदोलन या क्रियाएं होती है उसे वैश्विक प्रतिरोध कहा जा सकता है। विभिन्न समूहों द्वारा वैश्वीकरण को लेकर वाद विवाद चलता रहता है। जब से वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसको लेकर मतलब वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन जो है उसको लेकर अलग अलग ग्रुप क्या करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा है वैश्वीकरण, तो कुछ लोग कहते हैं ये बेकार है या बुरा है। ठीक है, इससे जनता को हानि हो रही है। ठीक है, और वैश्वीकरण को रोकना ही क्या कहलाता है, विश्व भर में इसे फैलने से रोकना। उसके लिए कई आंदोलन क्रियाएं वगैरह की गई है, तो इसको हम बोलते हैं वैश्विक प्रतिरोध। अब देखते हैं कि इसके तर्क, वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले समूह के क्या क्या कहना है या फिर क्या तर्क है, वो हम जानते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, आर्थिक असंतुलन, मतलब कि वैश्वीकरण के कारण ना आर्थिक असंतुलन, मतलब कि किसी की जो इनकम है वो ज़्यादा होती जा रही है तो ज़्यादा होती जा रही है, और किसी की अगर इनकम बहुत कम है तो उसकी इनकम और कम होती जा रही है। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है, जो देश गरीब है वह और गरीब होता जा रहा है, और जो देश अमीर है वो और समृद्ध मतलब कि अमीर होता जा रहा है। तो ये इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। इसी प्रकार देश में भी गरीबी और अमीर व्यक्ति की विषमता बढ़ रही है। मतलब कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, गरीब बहुत ऊपर जाता जा रहा है, और गरीब जो है वो नीचे जाता जा रहा है, और अमीर बहुत ऊपर जाता जा रहा है। तो इनकी जो बीच की खाई है या विषमता जो है, जो बराबरी है, वो बहुत दूर हो रही है, और साथ ही साथ दूरी की ओर ये फैलती जा रही है। दूसरा देखते हैं क्या बोला गया है। कुछ लोगों का मानना है या फिर कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ग्रुप ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से बाज़ारों में प्रवेश कर रहा है। मतलब कि विदेश का माल, जैसे कि भारत है, भारत के अलावा दूसरे कंट्री अगर विदेश से माल भेजते हैं तो वो फ्रीली कहाँ आ रहा है, भारत के बाज़ार में, जिससे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों मतलब कि जो लेबर होते हैं उनकी संख्या घट रही है। जैसे भारत है, भारत के बाज़ार में कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि बाहर से अगर मशीनें वगैरह आने शुरू हो जाए तो मशीन क्या करते हैं, जहाँ पर पहले 10 लोग काम करते थे अब वहाँ पर 1 जना काम करेगा या 1 मजदूर काम करेगा, क्योंकि मशीन क्या कर सकती है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकती है, और उसके लिए लेबर की भी ज़रूरत कम होती है। ठीक है, तो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की जो संख्या वो घटती जा रही है। अब जो है फैक्ट्री से लोगों को निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि मशीन क्या करती है, 10 की जगह 1 ही काम कर सकता है। पहले 10 लोग काम करते थे वही काम, लेकिन अब मशीन आ गई तो 1 व्यक्ति की ज़रूरत है, तो बाकी जो 9 है ना लेबर, उनको हटा दिया गया, जिसके कारण क्या हुई, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब अगला तर्क क्या है लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण देश की राष्ट्र प्रेमता, मतलब कि ऐसे लोग जो अपने देश से प्रेम करते हैं और साथ ही साथ अपने देश के प्रति एक भावना रखते हैं, ठीक है, जो उनको निकट लाती है अपने देश के प्रति वफादारी निभाने में, तो उनको आघात पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब कि वैश्वीकरण के कारण ना ऐसे लोग जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपने सामने ही देश को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से देख रहे हैं कि हमारा देश कैसा डूबता जा रहा है वैश्वीकरण के कारण, और उनको आघात पहुंच रहा है। ठीक है, लोग विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना एक शान समझते हैं,
अब कैसे नुकसान हो रहा है, लोग जो है ना, जैसे भारत है, अब भारत के अंदर, भारत से बाहर अगर कोई भी वस्तु आती है, भारत से बाहर से, जैसे अमेरिका है, अमेरिका अगर कोई भी वस्तु भारत को देता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसका यूज़ करता है तो वो समझता है एक शान, ठीक है, वो अपने आप मतलब कि एक शान समझता है कि अब मैं विदेशी वस्तु का यूज़ कर रहा हूँ, और देसी वस्तुओं को वो क्या समझता है, घटिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो विदेशी वस्तु है वो हमारे देश में कैसे आई, वैश्वीकरण के कारण। तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है या फिर जो उत्तरदायित्व है वो वैश्वीकरण को जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने देश को अब कुछ नहीं समझ रहे, वो वैश्वीकरण के कारण हो रहा है, और उनकी जो राष्ट्र प्रेमता भावना है वो क्या हो रही है, ख़त्म, ठीक है। तो फोर्थ वाला पॉइंट अगर क्या कहता है अपना, कुछ विरोधियों का कहना है, मतलब कि वैश्वीकरण के विरोध में कुछ लोग ये कहते हैं कि वैश्वीकरण देश की सांस्कृतिकता को नष्ट करता जा रहा है, और एक प्रकार से वैश्वीकरण एक मीठा जहर है जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे गला रहा है, ठीक है। वैश्वीकरण के मतलब कि मामले में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमारी सांस्कृतिकता, मतलब कि सांस्कृतिकता में दो पार्ट आ जाएंगे, ठीक है, दो इसको प्रकार मान सकते हैं, एक तो खाने पीने से रिलेटेड और एक पहनावे से रिलेटेड, ठीक है। दो प्रकार से हम इसे बांट देते हैं, एक खाने पीने से रिलेटेड है और दूसरा पहनावे से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा खाना पीना, इडली डोसा, ये सब है जो हमारे देश के अंदर खुद बनता है, जिसका उत्पादन हम खुद करते हैं और खुद ही बनाकर खुद ही खाते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रकार के क्या है, जो जिनको बनाने के लिए हम बाहर से वस्तुएं मंगाते हैं, जैसे कि बर्गर, ठीक है। तो ये सब क्या है, बाहर से आता है, और ये हमारे देश का कल्चर भी नहीं है, मतलब कि हमारे देश की सांस्कृतिकता भी नहीं है। और जैसे हमारा क्या है, कब पहनावे की बात करें तो हमारा कुर्ता पजामा है, लेकिन बाहर से क्या आ रही है, ब्लू जीन्स, तो हम उसका भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लू जीन्स का, लेकिन अपने जो कुर्ता पजामा है उसको भूलते जा रहे हैं, और हम बर्गर को ज़्यादा खाने लगे हैं, लेकिन इडली डोसा को हम कम करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वैश्वीकरण ना क्या कर रहा है, देश की सांस्कृतिकता को नुकसान पहुँचा रहा है, मतलब कि जो हमारे देश में चीज़ उपलब्ध है हम उसका यूज़ बहुत कम कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इससे हमारे देश की क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था ख़राब, क्योंकि हम अपने देश की वस्तुओं का यूज़ नहीं कर रहे हैं और बाहर के देश को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था को हम धीरे धीरे गला रहे हैं, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं वैश्वीकरण एक मीठा जहर है, मतलब कि इसको चखने में तो मज़ा आता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे क्या कर देता है, गला रहा है। अब देखो वैश्वीकरण सामाजिक आंदोलन, ठीक है, वैश्विक सामाजिक आंदोलन, इसके अंदर क्या बोला जाता है, थोड़ी हिस्ट्री की ओर आ जाते हैं। वैश्वीकरण पर चर्चित शब्द था, मतलब कि पहले ना ये वैश्वीकरण को लेकर एक शब्द था जो बहुत बार चलता रहता था, ठीक है, जिसने लोगों से काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे, मतलब कि वैश्वीकरण ने ना लोगों से कई सारे वादे किए थे कि मैं ये करूँगा, तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। परंतु ये वैश्विक तौर पर, मतलब कि पूरे विश्व के लेवल पर ज़्यादातर जीवन की आशाओं को पूरा नहीं कर पाया। मतलब कि जो इसने कई सारे देशों से वादे किए थे कि मैं आप में ये इम्प्रूवमेंट लाऊंगा आपके देश में, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया, जो उनकी आशाएं थी वो पूरी नहीं कर पाया, और वो क्या हो गया, असफल हो गया था, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया, वैश्वीकरण को उच्च राजनीति को लागू करने में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मतलब कि वैश्वीकरण को जब लागू किया गया था राजनीति के तौर पर, तो उसमें ना कई इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी क्या है, एक मेन रोल आता है। फर्स्ट क्या अपना IMF, सेकंड आता है अपना WTO, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड आता है अपना वर्ल्ड बैंक, मतलब कि WB, ठीक है। ये वैश्वीकरण को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। अब बात ये आती है कि वैश्वीकरण को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति विरोध करता है या फिर उसके विपक्ष में जाता है कि वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए, वैश्वीकरण को हटा देना चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी कहता है तो वो वैश्वीकरण का विरोध नहीं कर रहा, वो किन का विरोध कर रहा है, IMF, WTO और WB, मतलब कि इन संस्थाओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि यही संस्थाएं है जो वैश्वीकरण को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और बढ़ावा देने के कारण वैश्वीकरण क्या हो रहा है, फैल रहा है, और फैलने के कारण क्या हो रहा है, जो लोग इसके विपक्ष में हैं वो वैश्वीकरण को नहीं बोल रहे, वो IMF, WTO और WB, मतलब कि वर्ल्ड बैंक को बोल रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया, वैश्वीकरण को लेकर कई प्रतिरोध या विरोध प्राचीन से लेकर, मतलब कि जब से वैश्वीकरण चला आ रहा है तब से आज तक 2022 तक हमें
देखने को मिलते हैं इसके प्रतिरोध या इसके विरोध में कुछ व्यक्ति। ठीक है, अब क्या है, इसके प्रतिरोध किस किस को लेकर अपनाए गए हैं। देखो, पहला है राजनीति प्रतिरोध। ठीक है, राजनीति के अंदर भी हमें वैश्वीकरण को लेकर प्रतिरोध या विरोध देखने को मिलता है, जो वैश्वीकरण में रुकावट डालते हैं। सेकंड है स्थानीय प्रतिरोध। ठीक है, छोटे छोटे लेवल पर जो राज्य वगैरह हैं वो भी क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं वैश्वीकरण का, क्योंकि उनकी जो पावर है ना वो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रही है, छिनती जा रही है। तीसरा है लैंगिक प्रतिरोध। ठीक है, लैंगिक प्रतिरोध मतलब कि इसके अंदर क्या है, कुछ महिलाओं इनको ये भी क्या करती है, वैश्वीकरण को लेकर प्रतिरोध करती है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले कौन कौन से विचारक हैं या विचारधारा के लोग हैं जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध करते हैं। तो इसमें दो विचारधारा के लोग आ रहे हैं, एक वामपंथी खेमा और दूसरा दक्षिणपंथी खेमा, मतलब कि ग्रुप कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, जो एक जैसी सोच रखते हैं, अलग अलग, वामपंथी में अलग सोच रखने वाले व्यक्ति और दक्षिणपंथी में अलग अलग। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप की बात करें तो उनकी सोच एक जैसी होती है। जैसे वामपंथी के खेमे में आने वाले लोगों का क्या कहना है कि वैश्वीकरण कैसा है, तो इनके अनुसार वैश्वीकरण गरीबों को और गरीब तथा धनी व्यक्ति को और धनी बना रही है। इससे गरीबों के हितों की रक्षा में क्या हो रही है, कमी। राज्य की शक्ति कमज़ोर हुई है, वो भी किसके कारण हुई है, वैश्वीकरण के कारण। तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है या फिर उत्तरदायित्व वो वैश्वीकरण को थोपा जा रहा है कि वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए। उसके रीज़न भी आपके सामने वामपंथी ने रखे हैं। ठीक है, सेकंड आता है अपना दक्षिणपंथी। ठीक है, इन खेमे के लोग क्या कहते हैं, खेमा मतलब होता है ग्रुप। इसके अनुसार वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक, ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक, ठीक है, जो अपना कल्चर वगैरह है उसमें क्या हो रहा है, प्रभाव बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ठीक है, मतलब कि इनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, अब वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डाउन। इसने राज्य की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है वैश्वीकरण ने। ठीक है, क्योंकि इसने जो भी अपना बॉर्डर होता था ना या फिर लेन देन, उसकी लिमिट को क्या कर दिया है, इसे अनलिमिटेड कर दिया है। ठीक है, और अनलिमिटेड का मतलब है कि राज्य की शक्ति कमज़ोर करना। ठीक है, आगे बोला गया है वैश्वीकरण से लोगों की परंपरागत संस्कृति को हानि हुई है। मतलब कि जो लाखों सालों से पहले जो संस्कृति चली आ रही है उसको क्या कर दिया है, इसने नष्ट कर दिया है या फिर उसको हानि पहुंचाई है वैश्वीकरण ने। और गाइस, वैश्वीकरण को लेकर कई प्रकार के आंदोलन या फिर क्रियाएं भी कर चुके हैं जो कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो टॉपिक है वैश्विक प्रतिरोध या वैश्वीकरण का प्रतिरोध, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही फिलअप करके आना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एंड अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी थोड़े से और रह रहे हैं, और आपको मेरे को कमेंट करके ये भी बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है कि वो आ सकता है, एंड मेरे अकॉर्डिंग तो मैं करूँगा। तो गाइज, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रवासन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन पर आएगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 2 करने होते हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको ऊपर आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, अपना टॉपिक है प्रवासन। प्रवासन किसे कहते हैं, तो इसका एक मेन वर्ड मतलब कि जो है इजी में बता देता हूँ, प्रवास। प्रवास मतलब होता है कि एक देश से या फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो भी किसी कारणवश। ठीक है, किसी भी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित या फिर चले जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रवास या प्रवासन। जैसे कि क्या बोला गया है इसमें, थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसे हम साधारण शब्दों में प्रवास भी कह सकते हैं। पहली लाइन, इससे तात्पर्य है, मतलब कि इसका मतलब है कि लोगों का एक स्थान छोड़कर या फिर अपना मूल निवास जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जहाँ पर वो रहते हैं कई सालों से, उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने से है। ठीक है, एक स्थान छोड़कर जहाँ पर वो बहुत समय से रह रहे हैं या वहाँ के वो क्या है, मूल निवासी है, तो उसको छोड़कर दूसरे देश या दूसरे स्थान पर चले जाने से है। इसको हम बोलते हैं प्रवासन या प्रवास। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक, मतलब कि बहुत काफ़ी समय पहले से लेकर आज तक मनुष्य का प्रवासन चलता रहता है। ठीक है, मनुष्य जो है ना वो इधर से उधर जाता रहता है या चलता फिरता रहता है, प्रवासन यही है। कभी मनुष्य अपने पसंद से प्रवासन करता है तो कभी कभी मजबूरी में।
मतलब कि इसमें बोला गया है कि प्रवासन, हम कभी अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे को बाढ़, भूकंप, सुनामी या फिर कहीं भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध के कारण हमें मजबूरन किसी दूसरे देश में या फिर किसी दूसरी जगह पे हमें जाना पड़ जाता है, तो वो हमारी मजबूरी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, या तो हम अपनी पसंद से जाते हैं किसी भी दूसरी जगह, या तो हम मजबूरी में, ऑब्लिगेशन होती है तब जाते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है लोग भोजन, ठीक है, रोजगार, फल, सब्जियां आदि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के जो लोग हैं ना, वो भोजन इकट्ठा करने के लिए या फिर जो काम वगैरह है उसकी तलाश के लिए, या फल सब्जी इनको इकट्ठा करने के लिए या तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं प्रवास करने के लिए। तो ये क्या अपना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रवास से रिलेटेड, जो कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। प्रवास की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब कि प्रवास के ना कई प्रकार के पार्ट्स दे रखे हैं इसमें। देखो, पहला आंतरिक प्रवासन, ठीक है, आंतरिक प्रवास बोल लो, या फिर इसमें क्या होता है, आंतरिक मतलब होता है अंदर, किसी राज्य या देश के अंदर आना जाना। ठीक है, किसी भी देश या फिर राज्य के अंदर आना जाना, ठीक है, देश के अंतर्गत कोई ना कोई इधर उधर जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, आंतरिक प्रवास। बाहरी प्रवास, किसी दूसरे राज्य या फिर देश में चले जाना या फिर वहाँ से आना जाना। ठीक है, मतलब कि इसमें देश का बॉर्डर हम पार कर चुके हैं, वो होगा बाहरी प्रवासन। ठीक है, थर्ड है अपना उत्तर प्रवासन, एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाना। मतलब कि अब वो क्या हो चुका है, हम जो पहले वाला देश है वो छोड़ चुके हैं जहाँ पर हम पहले रहते थे, लेकिन अब हम कहीं और कंट्री, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उत्तर प्रवासन या उत्तर प्रवास। फोर्थ आता है आप्रवास, एक नए देश में प्रवेश करना, एक नए देश में चले जाना, वो भी क्या हो गया, आप्रवास। फिफ्थ आता है वापसी प्रवास, वापस वहीं जाना जहाँ से आए थे। अब जहाँ से अपने देश में हम, जैसे अपने देश से कहीं और जा रहे हैं, तो वापस हम क्या हो गए, अपने देश में आ गए, तो वो क्या हो गया, वापसी प्रवासन। ठीक है, जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पर आ चुके हैं। सिक्स्थ होता है मौसमी प्रवास, जलवायु परिवर्तन के कारण आना जाना। ठीक है, मौसम अगर चेंज हो जाता है तो उसके कारण अगर कुछ लोग अपने देश या फिर अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो वो क्या होती है, मौसमी या फिर जलवायु प्रवासन कहलाता है। प्रवासन के अंदर हमारा एक और वर्ड आता है जिसको क्या बोलते हैं, शरणार्थी। ठीक है, अब एक शरणार्थी का मतलब क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और इस टॉपिक में। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारणों से होने वाले भय के कारण अपनी राष्ट्रीयता के देश से बाहर है और वापस जाने में असमर्थ है। मतलब कि वो काबिल नहीं है कि वापस अपने देश जा सके, और उसके रीज़न क्या है वो मैंने भी आपको ऊपर बताया, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या फिर राजनीतिक राय के कारण से होने वाले डर के कारण वह अपनी क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयता के देश से बाहर है। ठीक है, जो भी उसका देश है वो उससे बाहर है और वापस जाने में वो काबिल नहीं है। डर के माहौल के कारण उस देश की रक्षा का लाभ उठाने को वो तैयार अब नहीं है। उसको डर लग रहा है और डर का माहौल बना हुआ है कि अगर मैं उस देश में जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देश की रक्षा करने का जो लाभ है वो उठा ही नहीं पाता और ना ही वो तैयार है। या फिर जिसकी राष्ट्रीयता नहीं है, मतलब कि उसकी देश के प्रति जो भी राष्ट्रीयता थी या राष्ट्र की भावना थी वो ख़त्म हो गई हो और वह इस तरह की घटनाओं के कारण देश से बाहर है या दूसरे देश में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, शरणार्थी। एक तरीके से उसने किसी दूसरे देश में शरण ले लियो। आगे बोला गया वैश्विक स्तर पर प्रवासी या फिर प्रवासन 20वीं सदी के अंत तक, उसके बाद भी, मतलब कि 20वीं सदी जब ख़त्म हुई उसके बाद भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की संख्या में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। मतलब कि लोग तेज़ी से क्या कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि उनका माइग्रेशन हो रहा है। जैसे कि 2010 में कितने लोगों की संख्या थी जिन्होंने प्रवास किया, लगभग 214 मिलियन, मतलब कि 214 मिलियन लोग क्या कर रहे थे, 2010 में प्रवास कर चुके थे। और 2022 में वो संख्या बढ़कर 214 से बढ़कर 280 मिलियन हो चुकी है। मतलब कि संख्या क्या हो चुकी है, 12 सालों में बढ़ चुकी है प्रवास की। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर प्रवासी या प्रवासन इस प्रकार से इन लोगों ने किया है जो अभी हमने पढ़ा।
सो गाइस, ये था अपना प्रवासन या फिर प्रवास से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। एंड गाइस, इसके बाद मैं थोड़ी देर में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में 4 जून को जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का है उसमें आएंगे। और आज या कल में हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है ग्लोबल पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वो कवर कर देंगे। देन उसके बाद आपको कोई भी डाउट एंड कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स का एग्ज़ाम कर। सो गाइस, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण के विभिन्न दृष्टिकोण लिखिए। मतलब दृष्टिकोण को परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं, तो दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य एक ही बात है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, और इससे पहले आप वैश्वीकरण की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ये अपना यूनिट 3 का है और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वैश्वीकरण से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपसे अगर टिप्पणी करने के लिए बोला गया है तो आप उसमें भी इस क्वेश्चन को जो मैं बताऊँगा वो इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य मतलब कि दृष्टिकोण या फिर उसके क्या नज़रिए है वो हमारे से पूछा गया है। तो हम देखते हैं वैश्वीकरण वास्तविक है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो रियलिटी है, ठीक है, रियलिटी में हुआ है या होता है। ये हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है, मतलब कि जो हमारी डेली लाइफ है या फिर जीवन को उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर अलग अलग विद्वान इस अवधारणा को समझने के लिए राजनीतिक विज्ञान में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो वैश्वीकरण को लेकर कभी अच्छा बोलते हैं तो कभी उसकी बुराई की जाती है, ठीक है, कभी उसके गुण बताते हैं तो कभी उसके दोष बताते हैं, कभी उसकी अच्छाई तो कभी बुराई, ठीक है। इस प्रकार के लोग क्या क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं नीचे हाइपर ग्लोबलिस्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले वाले पार्ट में जो अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स का है उसमें बता चुका हूँ। तो देखो हाइपर ग्लोबलिस्ट इनका क्या कहना है, इनके अकॉर्डिंग या इनके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हम एक सीमा विहीन संसार में रह रहे हैं। मतलब कि एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो बिल्कुल अनलिमिटेड है, जिसमें कोई बाउंड्री या बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल भी लिमिट नहीं है। एक तरीके से वो किसके कारण हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि वैश्वीकरण क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में या फिर किसी भी वस्तु, व्यापार, सेवा, इन सब का क्या करता है, मुक्त रूप से आदान प्रदान करता है एक देश से दूसरे देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जब भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है तो उसमें जो लिमिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि वो क्या लागू हो जाता है, अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसने सीमा विहीन कर दिया है संसार को, ये हाइपर ग्लोबलिस्ट का कहना है। और इसके कारण क्या नुकसान हुआ है वो भी हम देखते हैं, जिसके कारण राष्ट्र की प्रासंगिकता ख़त्म होती जा रही है या फिर कम होती जा रही है। मतलब कि राष्ट्र की जो प्रासंगिकता है ना वो यही डिपेंड करती है कि संसार में क्या होना चाहिए, हर एक देश में एक बाउंडेशन या फिर सीमा होनी चाहिए। लेकिन वैश्वीकरण ने वो सीमा ख़त्म कर दी है, जिसके कारण राष्ट्र की जो शक्ति है वो कमज़ोर या फिर ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मतलब कि राजनीतिक दृष्टिकोण में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों प्रकार के हाइपर ग्लोबलिस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो कि वैश्वीकरण को बुरा मानते हैं, ठीक है। वामपंथी और दक्षिणपंथी का क्या कहना है, देखो इनकी राय ये है कि वैश्वीकरण के कारण ना जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। मतलब कि आर्थिक जो असमानता है वो बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। और दक्षिणपंथी का जो रिलेशन है वो वैश्वीकरण से ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, एक तरीके से उसका पतन होता जा रहा है संस्कृति का, ठीक है। खाना पीना और साथ ही साथ पहनावा वो हमारा नष्ट होता जा रहा है, क्यों, वैश्वीकरण के कारण। और हम किसको अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को। तो इनका कहना ये है, और ये दोनों ही क्या है, एक प्रकार से ग्लोबलिस्ट की सोच है, ठीक है। हाइपर ग्लोबलिस्ट के अंदर आते हैं दोनों के दोनों, वामपंथी और दक्षिणपंथी। अब आता है अपना सेकंड हाइपर ग्लोबलिस्ट के बाद दूसरी सोच रखने वाले व्यक्ति कौन है, संदेहवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी, ठीक है। इनका मानना है कि वैश्वीकरण ने नवीनता पर बहुत बल दिया है, मतलब कि वैश्वीकरण के कारण कई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ है, ठीक है। इनके लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का कोई नई घटना नहीं है। मतलब कि वर्तमान में जो इंटरनेशनल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वैश्वीकरण के कारण बहुत तेज़ी से चीज़ों का आदान प्रदान होते जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इनके कारण जो संदेहवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी लोग हैं उनके कारण ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, देखो वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में आज की वैश्विक प्रणाली जो चल रही है ना आदान प्रदान की सेवा वस्तु का, 1870 से 1914 के बीच
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खुली हुई थी, मतलब कि आज इतनी खुली हुई नहीं है जितनी पहले खुली हुई थी। क्यों? क्योंकि पहले वैश्वीकरण को लेकर ज़्यादातर लोगों को ऊपर क्या था, विश्वास था। वैश्वीकरण क्या करेगा, हमारे जीवन को बदल देगा और एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आज क्या है, वैश्वीकरण को लेकर कुछ लोग इसकी बुराई करते हैं, जिसके कारण इसकी जो प्रासंगिकता है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अभी भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है, अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो विपक्ष में हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो पहले की तुलना में जो प्रासंगिकता है वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में पहले जो थी ना और आज बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले की जो ज़्यादा अर्थव्यवस्था थी वो खुली हुई थी, लेकिन आज क्या है, थोड़ी बहुत सीमा कर दी गई है या प्रतिबंध लगा दिए गए हैं वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान पर। अब अगला अपना आता है परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी को देखते हैं अब क्या बताया गया है इसमें। देखो, वैश्वीकरण के प्रभावों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इनकी सोच ये है कि वैश्वीकरण के जो भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं, जो भी अभी तक असर मिले हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बुरे हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हुआ है, टेक्नोलॉजी का बढ़ना या फिर कई सारी चीज़ों का आदान प्रदान होना, इससे क्या हुआ है, कई सारे फ़ायदे भी हुए हैं। तो इसके जो प्रभाव है उसको हम सही तरीके से, ठीक है, पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इस वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो तेज़ी से हुआ और वैश्वीकरण का इसमें योगदान है, तो इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। परिवर्तनवादी वैश्विकवादियों तथा संदेहवादियों के बीच एक रास्ता पेश करते हैं। मतलब कि वैश्विकवादी और संदेहवादी जो है ना, उनके बीच में एक रास्ता पेश करता है कौन, परिवर्तनवादी। ठीक है, और इनका मानना ये है कि वैश्वीकरण ने ना शक्ति को बढ़ाया है ना शक्ति को घटाया है, इसने केवल राज्य को क्या कर दिया है, बदल दिया है। इन्होंने और कोई विकल्प नहीं रखा। ठीक है, जो परिवर्तनवादी है ना, इन्होंने कोई और ऑप्शन नहीं रखा। इन्होंने बस ये बोला कि राज्य की शक्ति ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है। ठीक है, बस इन्होंने क्या कर दिया है, शक्ति को थोड़ा सा बदल दिया है वैश्वीकरण ने। ठीक है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से ना अस्वीकार नहीं कर सकते, ये इन्होंने कहा है। वैश्वीकरण अनिवार्य रूप से विवादास्पद अवधारणा रही है। ठीक है, वैश्वीकरण शुरू से ही ना, पहले से, प्राचीन से लेकर आज तक, ठीक है, विवाद वाला एक सोच, मतलब विवादवादी एक सोच रही है, एक अवधारणा रही है। इसलिए इसके प्रभावों को पूरी तरह से समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य, मतलब कि वैश्वीकरण के विभिन्न दृष्टिकोण की किस प्रकार की सोच अलग अलग ग्रुप या खेमे रखते हैं वैश्वीकरण को लेकर। तो गाइस, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम का वर्णन कीजिए। और इससे पहले आप ना वैश्वीकरण के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख सकते हो, देन उसके बाद आपको ये लिखना है। सो गाइस, अगर आपके एग्ज़ाम में सांस्कृतिक आयाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको एग्ज़ाम में लिखना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको सबसे पहले एक और बात मैं बता दूं कि वैश्वीकरण से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसकी भूमिका लिखनी है, मतलब कि वैश्वीकरण की डेफिनेशन से ही आपको शुरू करना है। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में वैश्वीकरण से रिलेटेड कोई है, जैसे अगर वैश्वीकरण के दृष्टिकोण बताइए तो आपको सबसे पहले वैश्वीकरण की डेफिनेशन देनी है। वैश्वीकरण के आयाम बताइए, तब भी आपको वैश्वीकरण की डेफिनेशन देनी है, ताकि थोड़ी जो अपना क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा लेंथी हो जाए। ठीक है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसको कम से कम आपको 4 से 5 या 5 से 6, मतलब लास्ट है 6 से 7, ठीक है, इतने पेजों में कवर करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। जैसे मैंने, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे छोड़ रखी है, थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है जहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है। तो इसका मतलब है कि ये वीडियो मैं मतलब कि पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, वैश्वीकरण के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वो आपको सबसे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट को चेक करके। तो वैश्वीकरण की डेफिनेशन या उससे रिलेटेड थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है ना आपको लिखने हैं। देन उसके बाद आपको जो पूछा गया है वो लिखना है। जैसे कि क्या बोला गया, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या है, जो क्वेश्चन का आंसर है वो अपन स्टार्ट करते हैं। कई विद्वानों के अनुसार सांस्कृतिक वैश्वीकरण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के निहितार्थ वाली जटिल प्रक्रिया है। मतलब कि ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ही क्या है, वो कठिन है। ठीक है, सुनने में तो लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन ये क्या होती है, निहितार्थ वाली एक जटिल प्रक्रिया है वैश्वीकरण। ठीक है, वो कई विद्वानों के अनुसार ये
जो विद्वान है ना, वो कई विद्वान इसे कहते हैं कि ये एक जटिल प्रक्रिया है निहितार्थ वाली। आगे क्या बोला गया है, बहुत ही इजी वर्ड में मैंने आपको इस नोट्स को बना के दिया है, ठीक है। सांस्कृतिकता या फिर संस्कृति, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, जो किसी व्यक्ति के आधे से ज़्यादा जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है या करता है। मतलब कि वैश्वीकरण की जो संस्कृति है या फिर नॉर्मल जो संस्कृति होती है, वो हमारे जीवन में ना आधे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट वो निभाती है, ठीक है। तो इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, एक बात यही है। तो देखो, सांस्कृतिक आयाम में दो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एक पहनावा और दूसरा खान पान, ठीक है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें सांस्कृतिक आयाम में आती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहनावा और खान पान, संस्कृति के अंदर ये आते हैं। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, एक पहनावा और दूसरा खान पान। अब इसके बारे में भी जानते हैं। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम दो बिंदुओं पर आधारित है, 2 पॉइंट्स है उन पर आधारित है, जो व्यक्ति के जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला पहनावा था और दूसरा खान पान, ठीक है। ये 2 बिंदु है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सांस्कृतिकता का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक मतलब कि कोई भी पहनावे की चीज़ हो या खान पान हो, वो एक देश से दूसरे देश में आती जाती रहती है। एक तरीके से वर्ल्ड जो लेवल है ना, उस पर क्या करते हैं हम, उसका आदान प्रदान, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण। कई बार वैश्वीकरण के इस आयाम की अवहेलना भी की जाती है। मतलब कि जो ये वैश्वीकरण जो है ना, पहनावे को लेकर और खान पान को लेकर जो आदान प्रदान हो रहा है, इसकी कई लोग ना बुराई भी करते हैं, मतलब कि अवहेलना भी करते हैं। कई बार वैश्वीकरण के इस आयाम को संदेह, मतलब कि शक की नज़रों से भी देखा जाता है। तो कई लोग इसको बुरा बोलते हैं, तो कई लोग इसको शक की नज़रों से देखते हैं, ठीक है। और ये पुरानी परंपरा के अंदर होता था कि वैश्वीकरण को ना लोग शक की नज़रों से देखते थे। और आज भी क्या है, कुछ लोग ऐसे विद्यमान हैं जो इसको ना शक की नज़रों से देखते हैं, वैश्वीकरण को या वैश्वीकरण की जो सांस्कृतिकता है उसको लेकर। अब आगे क्या बोला गया है, देखो, वैश्वीकरण से हर संस्कृति ज़्यादा अलग और विशिष्ट हुई है, ठीक है। मतलब कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, जो संस्कृति होती है ना, जैसे हमारे देश में कोई संस्कृति है, जैसे कि पहनावा और बर्गर कह रहा हूँ, खान पीना, ठीक है, खान पान जो है और पहनावा, तो इन दोनों से क्या हुआ, ये ना देश को छोड़कर अलग अलग देशों में भी क्या होती है, भेजी जाती है, ठीक है। मतलब कि उसका आदान प्रदान किया जाता है और वहाँ की जो वस्तु होती है देश के बाहर की, वो हमारे देश में आती है। तो ये क्या हो गया, वैश्वीकरण की सांस्कृतिकता, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ही विशिष्ट, मतलब कि स्पेशल हुई है। परंतु इसके विपरीत, इसके अपोजिट में बात करें, सांस्कृतिक समरूपता अधिक हुई है। मतलब कि विश्व में ना एक जैसी संस्कृति बनने की पॉसिबिलिटी बन चुकी है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर देशों में ना ऐसी चीज़ ले ही जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है, जो कि सबसे बढ़िया मानी जाती है। जैसे कि जीन्स की बात करें, तो जीन्स ना ज़्यादातर देशों में बेची जा रही है, या फिर ज़्यादातर देश उसको क्या कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक समरूपता बन गई है। और ऐसी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह, ये सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, ठीक है, मैकडोनल्ड के अंदर जो होती है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ जा रही है, अलग अलग कंट्रियों में बेची जा रही है। तो खाने पीने का और पहनावे का तरीका क्या हो रहा है, सबका सेम होता जा रहा है, ठीक है। और ये किसके कारण हुआ है, वैश्वीकरण के कारण। अब आगे क्या बोला गया, वैश्वीकरण के कारण हमारी पसंदें और नापसंदों का दायरा बढ़ा है, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो किसने बनाई है, भारत के अंदर बनी है खाने पीने की, ठीक है, अगर वो हमें पसंद नहीं आती, तो हमारे देश में भारत को छोड़कर और भी अन्य देशों की जो खाने पीने की चीज़ है वो आती है, तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एक चॉइस जो है ना वो बढ़ चुकी है। वो भी किसके कारण हुआ है, वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। अगर हमें अपने देश की चीज़ पसंद नहीं आती जो खाने पीने से रिलेटेड है या पहनावे से रिलेटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश में और भी चॉइस है जो कि हमने अदर कंट्री से ले रखी है, ठीक है। अगला बोला गया है, एक तरीके से हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। ये कथन बहुत गलत है। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ना पश्चिमी जो संस्कृति है, मतलब कि जो अमेरिका की साइड की है, डेवलप कंट्री की साइड की, वो संस्कृति हमारे पे थोपी जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर कंट्रियों में ना क्या फैल रहा है,
पहला बर्गर जो कि पश्चिमी देशों का है, ठीक है, वो अदर अदर कंट्री में भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो पश्चिमी देश है वो मशहूर होते जा रहे हैं। और दूसरा क्या, जीन्स, नीली जीन्स जो होती है वो भी पश्चिमी देशों की है। तो लोग ये कह रहे हैं कुछ लोग कि संस्कृति जो है ना पश्चिम की वो हमारे पे ला दी जा रही है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होते बल्कि वो दो तरफा होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं, उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए बोल रखा है, बर्गर जो है मसाला डोसा का स्थान नहीं ले सकता। बर्गर जो है मसाला डोसा का स्थान नहीं ले सकता और ना ही मसाला डोसा बर्गर का स्थान ले सकता है, ठीक है। वह अपने स्थान पर रहेगा और कुछ लोगों की पसंद भी बना रहेगा, ठीक है। बर्गर और मसाला डोसा, जो मसाला डोसा पसंद करते हैं वो मसाला डोसा खाएंगे, जो बर्गर पसंद करते हैं वो बर्गर खाएंगे, ठीक है। तो वे अपने स्थान पर ना रहेंगे और कुछ लोगों की पसंद भी वो रहेगा जो बर्गर की बात हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम नीली जीन्स पहनते हैं तो पश्चिम में नीली जीन्स के लिए कुर्ता पहने हुए लोग भी मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम भारत में नीली जीन्स है, ठीक है, किसने दिया है, पश्चिमी देशों ने। तो हमें बाहर के देशों में ना नीली जीन्स पर कुर्ता पहनते हुए भी हमें दिखाई देंगे और कुर्ता हमारा कल्चर है, ठीक है। तो दोनों कल्चर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लेन देन होते जा रहे हैं। इस तरह वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक विभिन्नता से कहीं अधिक सांस्कृतिक समरूपता हुई है। तो कई लोगों का कल्चर जो है ना वो अदर अदर कंट्री में जा रहा है, जिसके कारण जो वैश्वीकरण के कारण संस्कृति है वो सबकी क्या होती जाती है, मिलती जुलती हो रही है, ठीक है। मतलब कि उसकी संस्कृति मेरी संस्कृति जैसी मिलती जा रही है। जैसे कि देश की संस्कृति है हमारे देश की भारत की, वैसी अमेरिका की संस्कृति जो है वो बनती जा रही है, ठीक है। आगे बोला गया है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम, ठीक है। मतलब कि वैश्वीकरण की जो सांस्कृतिक है उसके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं वो हम जानेंगे अब। वैश्वीकरण से विश्व की संस्कृतियों को खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है। विश्व की जो संस्कृति है ना, अलग अलग कंट्री की जो संस्कृति है उनको क्या हो रहा है, खतरा पैदा हो रहा है। कैसे, विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। अभी जिसको हमने गलत सिद्ध किया था वही बात वहाँ पे रखी जा रही है, जो यहाँ पर हम रिजल्ट देख रहे हैं। विश्व पर पश्चिम की जो संस्कृति है, मतलब कि जो अमेरिका वगैरह जो ऐसे देश जो विकसित हो चुके हैं, ठीक है, और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, तो वो क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर वो किसको बेचेंगे, अदर अदर कंट्रीज़ में। तो उनके कारण क्या होंगे, वो और मशहूर होंगे क्योंकि उनकी चीज़ बढ़िया भी है, ठीक है, और लोग क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे भी। विश्व पर पश्चिमी संस्कृति क्या हो रही है, फिर ला दी जा रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका का प्रभाव क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ है, मैकडॉनल्डीकरण हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ना अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा है। अगली बात करते हैं, इससे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, मतलब कि पुरानी परंपराएं जो होती है ना, अलग अलग कंट्री की अलग अलग पुरानी परंपराएं होती है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ख़त्म, जो कि समस्त मानवता के लिए खतरा है, ठीक है। लोग ना अपनी पुरानी परंपरा जो पहले से निभाते आ रहे हैं वो क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ठीक है। किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। अगली बात, वैश्वीकरण का सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव भी है। ये तो दो हमने जो पढ़े ये क्या थे, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव थे, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं जो सकारात्मक या पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बाहरी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, ठीक है। कभी मान के चलो अगर किसी व्यक्ति का कोई चीज़ खाने का मन नहीं करता तो वो दूसरी चीज़ खा सकता है जो कि देश के बाहर की हो, ठीक है। तो पसंद और नापसंद का दायरा क्या हो गया है, वैश्वीकरण से बढ़ गया है। तो ये क्या था, एक फ़ायदा था वैश्वीकरण का। तो गाइस अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम का वर्णन कीजिए या प्रौद्योगिकी आयाम का वर्णन कीजिए। तो इसका और सॉल्यूशन आप देखते हैं अपन क्या है। तो गाइस देखते हैं वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया। इसमें ना वैश्वीकरण मतलब कि तकनीक या फिर प्रौद्योगिकी, ठीक है, उससे रिलेटेड ना ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे कि तकनीक क्या होती है और इसने दुनिया भर में कैसे लोगों को प्रभावित किया, ठीक है, और इससे कौन सा नुकसान हुए और कौन से फ़ायदे हुए। तो देखते हैं, तकनीक को प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि तकनीक और प्रौद्योगिकी दोनों ही मतलब एक ही है। जैसे कि किसी का नाम मान के चलो अगर राहुल है, ठीक है, तो उसका नाम स्कूल में राहुल है लेकिन घर में कुछ और पुकारते हैं, लेकिन है तो वो एक ही। तो ऐसी क्या है, तकनीक है, तकनीक और प्रौद्योगिकी उन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है, ठीक है। तकनीक और प्रौद्योगिकी एक ही बात है। तो तकनीक का दूसरा नाम क्या हो गया, प्रौद्योगिकी।
अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी आयाम बताइए, तब भी आप समझ जाना कि यही क्वेश्चन है, तकनीकी आयाम। दुनिया या विश्व भर में तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर बढ़ने लगा है। मतलब कि आज लोग ना तकनीक का यूज़ करते हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। मतलब कि तकनीक जो है ना वो बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल पर यूज़ किए जाने लगी है। पहले बहुत कम लोग ना टेक्निक से चलते थे, लेकिन आज क्या है, बहुत सारे लोग तकनीक जो है ना, जो आधुनिक तकनीक है उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनके काम में मतलब कि आसानी भी होती है उनको काम करने में, और साथ ही साथ उनके जो कंट्री है ना वो डेवलपमेंट भी तेज़ी से होती है। ठीक है, तो बढ़िया तकनीक अपनाने से देश का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। और गाइस इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो आपको ढंग से सुनना है, और उसके बाद क्या कर सकते हो, जो मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आप राइट डाउन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोला गया। गरीब राष्ट्रों और समुदाय के पास अक्सर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, शिक्षा क्षेत्र या फिर अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए तकनीकी पहुंच नहीं होती है। मतलब कि जो गरीब राष्ट्र होते हैं या फिर ऐसे राज्य जो गरीब होते हैं, तो उनके पास ना क्या होता है, उनके पास ना तो वो होता है पैसे वगैरह कुछ नहीं होते, तो जिसके कारण क्या होता है कि देखभाल, जो स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली है, या फिर वो पुरानी चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे कि आज क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक आ चुकी है। ठीक है, लेकिन वो वही पुरानी तकनीक अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ठीक से डेवलपमेंट करने के लिए ना तो कोई वे है, और ना ही उनको कोई रास्ता ढंग से दिखाता है। ठीक है, तो गरीब राष्ट्र और समुदाय के पास अक्सर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और शिक्षा क्षेत्र या अन्य विकासात्मक, मतलब कि ऐसे क्षेत्र जो डेवलपमेंट करते हो, उसमें बदलाव लाने के लिए कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, कोई बढ़िया टेक्निक नहीं है, आधुनिक तकनीक नहीं है, वो पुरानी जो परंपरा चली आ रही है पहले से ही, उसका यूज़ करते हैं और उसी को लेकर वो चल रहे हैं, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, जिसके कारण समाज में सामाजिक, आर्थिक और असमानता का संकेत भी बना हुआ है। मतलब कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो अमीर होते जा रहे हैं, और कुछ राष्ट्र ऐसे जो गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। ठीक है, वो भी किसके कारण हुआ है, टेक्निक के कारण, या फिर प्रौद्योगिकी या तकनीक के कारण। कुछ लोगों का तर्क है कि प्रौद्योगिकी जो प्रमुख रूप से अमीर देश के नियंत्रण में है। मतलब कि जो बढ़िया बढ़िया टेक्निक है ना, वो किसके अंडर में है, अमीर देशों के अंडर में, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ उनके पास जो करेंसी है ना वो, या फिर जिससे कहते हैं हम, जो पैसे वगैरह, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके कारण उनको टेक्निक यूज़ करने में कोई दिक्कत या हिचकिचाहट नहीं होती, और वो यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई वैसा देश है विकासशील, जो अपना विकास कर रहा है, तो उनको क्या है, टेक्निक कैसे यूज़ करनी है इसका ज्ञान या जो नॉलेज है वो नहीं होती। ठीक है, तो वो बढ़िया टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो पुरानी टेक्निक को लेकर चलते हैं, जिसके कारण उनके देश का विकास नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति पर्यावरण क्षति से जुड़ी हुई है। मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, और इसलिए अक्सर कई देशों में नागरिक समाज समूहों या फिर पर्यावरणविदों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कई देशों में। आगे देखो, सुरक्षा का मुद्दा एक और चिंता का विषय रहा है, इसलिए हम वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण तकनीकी आयामों की चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं से करते हैं। ठीक है, आयामों की चर्चा हम कैसे करते हैं वो नीचे दे रखा है। देखो, सीमाओं के पार सूचना, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें देश से बाहर पहुंचानी है, किसी राज्य से बाहर या क्षेत्र से बाहर, और तकनीकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी का प्रभाव अर्थशास्त्र, संस्कृति और राजनीति के बीच परस्पर जुड़ाव से संबंधित है। इन तीनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी सूचना या फिर प्रौद्योगिकी का हम प्रवाह करते हैं, इधर से उधर भेजते हैं, वो 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र, संस्कृति और राजनीति। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और मीडिया, इसका प्रभाव ज्ञान निर्माण और प्रसार को प्रभावित करने में एक शक्तिशाली मीडिया के रूप में उभर रहा है। ठीक है, मीडिया भी क्या है, टेक्निक का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, और साथ ही साथ माइक्रोफोन, माइक्रोचिप, ये भी किसके द्वारा विकसित हो रहे हैं, टेक्निक के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्निक जो है ना वो विश्व भर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जो अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग समय में या कंडीशन या स्थिति में लोगों को डेवलप करने में हेल्प करती है। और गाइस अगर मैं बात करूँ, तकनीक के ना 2 प्रकार होते हैं, एक पूंजी होता है और एक श्रम होता है। ठीक है, श्रम प्रदान में क्या होता है, देखो श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान 2 हो गए। श्रम प्रदान में होता है कि इसमें ना मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, और क्या होता है, इससे ना मतलब कि बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि श्रम प्रदान में ना मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए ना
लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जुड़ते जाते हैं ताकि वो भी काम करते रहे, क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ेगी अगर लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, तो इससे बेरोजगारी क्या होगी, कम। लेकिन पूंजी प्रधान में क्या होता है, मशीनों का यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि मशीन में क्या है, जहाँ पे पहले 10 लोग काम करते थे अब 1 लोग काम करेंगे, तो वो भी किसकी वजह से हुआ है, टेक्निक की वजह से। तकनीक क्या हो रही है, डेवलपमेंट देश को बढ़ा रही है। तो पहले जहाँ पर लोगों को रोज़गार प्राप्त था, अब वहाँ पर मशीन आ चुकी है, तो वहाँ पर क्या हो गए, लोग अब बेरोज़गार हो गए, वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति काम करता है, बाकी जो 9 थे वो बेरोज़गार हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, श्रम प्रधान में मजदूरी ज़्यादा होती है और पूंजी प्रधान में ना कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो पूंजी प्रधान में ना कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, इसका मतलब है कि इसमें मेहनत कम लगती है और उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है श्रम प्रधान में।